अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले याद से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट्स में अपनी राय देते रहें। आपको नोवेल ये कैसा लग रहा है और ये क्या बाकी जितने नोवेल हो चुके हैं उन सब के बारे में भी राय देते रहिएगा। सो मैं करती हूँ नोवेल स्टार्ट। नोवेल नेम है जुनून वफा बाय अली शिखान, एपिसोड 5। वलीमे की तकरीब आज हवेली के लॉन में ही मुनकिद की गई थी। आज भी मदऊ किए गए मेहमानों की तादाद ज़्यादा थी। मर्दों और औरतों को अलहदा इंतज़ाम किया गया था। औरतों वाली साइड खूबसूरत सा सफ़ेद फूलों से मज़ीन स्टेज बनाया गया था। स्टेज के पुसे मंजर लड़ियों की सूरत में झिलमिलाती कमकमों की रोशनी इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। सब मेहमान आ चुके थे सिवाय मेहर खान के घर वालों की। वो शायद लेट हो चुके थे, इसीलिए इन्हें पहुंचने में ही देर हो गई थी। दाहिर खान थोड़ी देर बाद मेहरुन्निसा को अपनी हमरा लिए स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। मेहर खान ने खूबसूरत सी एक्वा ब्लू कलर की मैक्सी जिप तन कर रखी थी जो स्टोन वर्क से भरी हुई थी। दुपट्टे के पल्लू और मैक्सी का बॉर्डर गोल्डन मिरर और सितारा वर्क लेस से मजीन था। ये कलर मेहर खान के सुर्ख व गुलाबी रंगत पर बहुत सूट कर रहा था। गोल्ड की ज्वेलरी और मेकअप के साथ वो आज भी अपने परकशिश नकुश के साथ नज़र लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। जबकि उसके साथ चलता दाहिर खान भी ब्रोकन वाइट 3 पीस सूट में मलबूस असीर लग रहा था। दोनों की जोड़ी एक साथ खूब जच रही थी। वो दोनों अपने पठानी तिलस्माती नकुश के साथ तकरीब में मौजूद तमाम औरतों की निगाहों का मरकज़ बने हुए थे। इनकी खूबसूरत जोड़ी को देखकर सबकी आंखें खुशी और सताइश से चमक रही थीं। दाहिर खान स्टेज तक पहुंचता नरमी से मेहर का हाथ पकड़े इसकी मैक्सी संभालते हुए इसे सोफे पर बिठा रहा था। दाहिर, मोरे लोग अभी तक क्यों नहीं आए? मेहर ने सोफे पर बैठते ही फिक्रमंदी से उसको मुखातिब किया। आ रहे हैं, रास्ते में हैं। मेरी राइम लाला से बात हो गई है। दाहिर खान ने इसके पहलू में बैठते हुए नरमी से जवाब दिया। अच्छा, मैं बहुत मिस कर रही हूँ मोरे को। वो उदासी से बोली। मेरे होते हुए भी तुम्हें किसी की कमी हो सकती है? मैं जब तुम्हारी हर उदासी दूर करने के लिए हूँ तो फिर क्यों बिला वजह उदास होती हो? बस का नाजुक हाथ अपने हाथ में लेता मोहब्बत से भरपूर लहजे में बोला। दाहिर, आपका साथ तो अलग एहसास बकशता है। आपके साथ तो मैं मुकम्मल होती हूँ, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में बाकी रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं जिनके बगैर हम कभी नहीं रह सकते। और रिश्तों में माँ बाप सर फहरिस्त आते हैं। इनका कोई नाम बदल नहीं होता। जो खुशी माँ बाप का वजूद औलाद को देता है वो दुनिया का कोई रिश्ता नहीं दे पाता। जो उदासी माँ बाप की ज़ात दूर कर सकती है वो उदासी दुनिया की कोई रंगीनी दूर नहीं कर सकती। हमें ज़िंदगी के हर हिस्से में रिश्तों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़िंदगी गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे रिश्ते बदलते हैं। हम किसी की ज़िंदगी में शामिल होते हैं या कोई हमारी ज़िंदगी में खुशनुमा रंग बनकर आता है तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि हम नए रिश्ते से मुंसलिक होकर पुराने रिश्तों से दस्तबरदार हो जाएं। और माँ बाप का तो रिश्ता ही ऐसा है जो साख की बुनियाद है। इनसे दूरी हमारी ज़ात की सब पत्तों को जर्द कर देती है। किसी भी लड़की के लिए माँ बाप से बिछड़ना आसान नहीं होता, बहुत तकलीफ का अमल होता है। जिस तरह एक घने साएदार पेड़ की जब शाख काटी जाती है तो वो दर्द पेड़ की जड़ों तक सरसरायत कर जाता है। इसी तरह जब बेटियां माँ बाप से दूर होती हैं तो इनसे जुदाई का दर्द पूरे जिस्म में तकलीफ़ का बास बनता है। और बेटियां वही शाख है जो वक्त आने पर घने पेड़ से काट दी जाती हैं, माँ बाप से अलहदा की जाती हैं और इसकी तकलीफ़ शाख और पेड़ दोनों को उठानी पड़ती है। वो दाहिर खान के हाथ पर उंगलियों की गिरफ्त मजबूत करती भीगे लहजे में बोलती गई। वो हमेशा अपने माँ बाप और लाला से बहुत अटैच रही थी, इसलिए एक दिन की दूरी ने उसे बहुत असर किया था। अरे, मैंने कब बोला कि माँ बाप का कोई नामे बदल नहीं होता या मैं तुम्हारे माँ बाप की कमी पूरी कर सकता हूँ? कोई भी रिश्ता माँ बाप का मुताबल नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे इब्तिदाई रिश्तों की ना कमी पूरी कर सकता हूँ ना ही उनकी बराबरी कर सकता हूँ, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से ज़रूर भर सकता हूँ। तुम्हें हर तकलीफ़ से महफूज रख सकता हूँ। अपनी ज़ात को तुम्हारे लिए राहत और सुकून का ज़रिया बना सकता हूँ। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर किसी भी हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम मेरे लिए अपने माँ बाप और घर बार सबको छोड़कर आ सकती हो तो भी मेरा भी फ़र्ज़ है तुम्हारी रज़ा और खुशी को अव्वल रखूं। तुम्हारे लिए हर वो चीज़ तर्क कर दूँ जो तुम्हें ना गज़ीर गुज़रे। और नूरे चश्म, तुम पेड़ से कटी हुई शाख नहीं हो, बल्कि तुम पेड़ का मीठे रस से भरा हुआ फल हो जो मेरे हिस्से में दिया गया है।
तुम्हारी ज़ात की मिठास ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी लिज्जत से भरपूर कर चुकी है। आइंदा खुद को कभी भी कटी हुई शाख से तशबिया नहीं देना मेरी महल। तुम फल हो, जब पेड़ पर फल पक के तैयार हो जाता है तो पेड़ खुद कहता है कि इसे मुझसे ले जाओ, इसके जायके चखो और मुझे सराहो कि मैंने कितना मीठा फल अल्लाह के हुक्म और इसकी कुदरत से तैयार किया है। फिर वही फल हज़ारों बेजायका ज़बानों को जायका बख्शना है, इनको ज़िंदगी की मिठास से मातरुफ़ करवाना है। तुमने भी मुझे ज़िंदगी की मिठास से मातरुफ़ करवाया है। तुमसे पहले ज़िंदगी फीकी और बद जायका थी, लेकिन अब तुम्हारी ज़ात की चाशनी मेरे वजूद में घुलकर मेरे हर अज़ा को शीरे कर रही है। दाहिर इसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में झांकता, बेहद धीमे लहजे में बोलता, इसे मोहब्बत से समझाने लगा। इसके समझाने का अंदाज भी मिठास से भरपूर था। तो मैं आपके लिए फल हूँ? मेहर खान ने आंखों में चमक लिए उसकी शहद रंग आंखों में झांक कर उसी के अल्फाज दोहराए, वो भी मीठा वाला। दाहिर खान अकीदत से आंखें मूंद के बोला, कितना मीठा? कौन सा फल हूँ मैं? मेहर खान ने महतजिस होकर पूछा। रात को हर जगह से टेस्ट करके बताऊंगा। अभी जो गुजरी रात का जो चखा था वो मेरी ज़बान भूल रही है, या फिर तुम्हारे वजूद का जायका चखना चाहती है। बस जल्दी से तकरीब ख़त्म हो जाए, फिर फुर्सत से बताता हूँ कि तुम कौन सा फल हो। वो इसकी उंगलियों में बाहम अपनी उंगलियाँ उलझाता शरीर लहजे में बोला, नहीं, आज तो तकरीब ख़त्म होते ही मैंने मोरे लोगों के साथ चले जाना है। आपको ये जायका कुछ दिन चखने को नहीं मिलने वाला। मेहर खान लब दबाते हुए अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें घुमा के मज़े से बोली, किस खुशी में जाना है? मैं एक मिनट भी खुद से तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें मीठा फल कहा है तो फल बनो, ना कि कड़वा करीला बनकर मुझसे दूर जाने की बातें करो। उसकी दूर जाने वाली बात पर बदमज़ा हुआ। मैं कड़वा करीला नहीं हूँ, आप लालची है और हरसी है जिसको हर वक्त मीठा फल खाने की पड़ी रहती है। कभी कभार वक्फा लेकर सब्र भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और वैसे भी मीठे फल का एक सीज़न होता है। आप उस सीज़न का फल रात को खा चुके हैं। अब सब्र का दामन थामिए और अगले सीज़न का इंतज़ार कीजिए, मतलब मेरे वापस आने का। वह अपनी हंसी जब्त करते हुए संजीदगी से बोली। उसे दाहिर खान की उतरी शक्ल देख कर मज़ा आ रहा था। और आपको लगता है कि मैं ये सीज़न खूब जी भर के फल खाने के बगैर हाथ से जाने दूंगा? दायर ने आबरू झुकाकर मेहर को तिरछी निगाह से देखा। दायर, प्लीज़ जाने देना, पक्का प्रॉमिस, परसों वापस आ जाऊंगी। बस के अटल इरादे भाप कर मलती जी हुई थी। ओके, चली जाओ, लेकिन 2 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए। कल शाम को तैयार रहना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा, क्योंकि तुम्हारे बगैर अब मैं सिर्फ 1 रात भी मुश्किल से गुजार सकता हूँ। लेकिन उस 1 रात की वसूली तुमसे डबल करके लूँगा और कोई रहम नहीं खाऊंगा। दाहिर खान ने ना चाहते हुए भी इसको जाने की इजाज़त दी थी, क्योंकि उसको अपने माँ बाप के पास जाने से नहीं रोक सकता था। दाहिर, इसकी आखिरी बात सुनकर वो इसका हाथ अपने हाथ में दबाते हुए गफ़ी से बोलती जगह का लिहाज करवाने लगी। इस वक्त स्टेज पर सिर्फ वो दोनों मौजूद थे, इसीलिए इतनी गुफ्तगू हो गई थी, वरना सबकी मौजूदगी में मेहर खान इस बेबाक इंसान को मुखातिब करने से भी 100 बार डरे। क्या यार, अब तो सबको पता है कि हमने रात को क्या किया था, अब क्या शर्माना। दाहिर खान ने बेशर्मी से बोलता कंधे उचकाने लगा। एक काम करें, जाकर सबको बता दे कि रात को मैंने कितनी बेशर्मी की है। वो कलस कर बोलती दाहिर खान को घुरी से नवाजने लगी। हे शर्मीनी, क्या प्यार है? हे शर्मीनी लिखा है, बेशर्मी नहीं प्यार किया है, ऐसा होना था। हे शर्मीनी लिखा है, बेशर्मी नहीं प्यार किया है, वो भी शिद्दत वाला। और मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगा, बेचारों को गाइड करूंगा कि फर्स्ट नाइट पर कब क्या और कैसे करना होता है। वह शरीर लहजे में मजीद बोलता मेहर खान का चेहरा गुस्से और शर्म से सुर्ख कर गया था। गुजरी रात का सारा मंजर दाहिर खान की बेशर्मी आंखों के सामने लहराई थी। आपको शर्म नहीं आएगी अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें करते हुए? मेहर खान सदमे से बोली, मुझे तो शर्म आती है, लेकिन वो बेशर्म है। वो मुझसे खुद ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन क्या पता मेरे बताने से किसी का भला हो जाए। दाहिर खान नॉर्मल अंदाज में गोया होता, अब जानबूझकर मेहर को छेड़ रहा था, वरना वो इतनी अपनी पर्सनल बातें खासकर अपने रिश्ते से रिलेटेड किसी से डिस्कस नहीं करता था। दोस्ती में बेशर्मी थी, मगर एक हद तक वो रिश्तों का तकद्दस और लिहाज भी नहीं भूला था। तो आप अपने दोस्तों को अपनी गुजरी रात के बारे में बताएंगे? मेहर खान ने परेशानी उलझे हुए अंदाज में पूछा। नहीं, मैं क्यों अपनी पर्सनल लाइफ को अपने दोस्तों से ज़ेरे बहस लगाऊंगा? मैं मजाक कर रहा था नूरे चश्मे, कभी भी अपने और तुम्हारे बीच के खूबसूरत रिश्ते को ज़ेरे बहस नहीं लाऊंगा। मुझे रिश्तों की फजीलियत और इनकी पाकीज़ापन पता है मेरी मेहर। वो मुस्कुरा कर बोलता इसका वहम दूर करने लगा।
वो मुतमईन होती नज़रें झुका गई। राइम खान अभी थोड़ी देर पहले अपने माँ बाप के साथ आया था। वो सबसे पहले अपनी लाडली बहन से मिला। महर खान के साथ थोड़ी देर बाद बैठने के बाद औरतों की मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फील करता वो उठकर मर्दों वाली साइड पर बढ़ रहा था। जब सामने से फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें झुकाए अंजिस बज़दार आती हुई दिखाई दी थी। राइम खान ने अपने चलते कदमों को वहीं ब्रेक लगाई थी। आंखें और लब खुशी से झूम उठे थे। दिल उछल उछल कर सीने से बाहर झाँक कर इसको तकने लगा। अंजिस बज़दार ने इस वक्त जिंक कलर की खूबसूरत सी मैक्सी पहन रखी थी, जिसका बॉर्डर मैरून कंट्रास्ट में था, जबकि पूरी मैक्सी पर मैरून ही हैंडवर्क निहायत ही सलीके और नफासत से किया गया था। बालों का बन बनाए इन्हें फूलों के गजरे में कैद किया गया था और चेहरे की दोनों साइड्स कलर्स बालों की लटें झूल रही थी। गले में हल्का कामदार दुपट्टा, हसीन मगरूरी मुखड़े पर हल्का सा मेकअप और शख्सियत में जाजिबपन अंजिस बज़दार को महफिल की जान बना रहा था। इत्तफाकन राइम खान ने भी जिंक कलर की शलवार कमीज पर हम रंग प्लेन विस्कोट पर जेब तन कर रखा था। वो अपने निखरे चेहरे और क्रिस्टल ग्रे आंखों के साथ वजीहा लग रहा था। दोनों की ड्रेस का कलर सेम था और यही बात राइम खान की खुशी से इजाफा कर रही थी। आपने मेरी कॉपी की है। वो अंजिश के करीब पहुंचता आंखें चुंदिया करते हुए इफ्तिसार करने लगा। अंदाज हमेशा की तरह उसको तपाने वाला था। कुछ कहा आपने? वो जो एक ही जगह ठहर कर किसी को मैसेज कर रही थी, इसकी आवाज़ पर निगाहें उठाकर नासमझी से पूछा। मैं कह रहा हूँ आपने मेरी कॉपी की है। राइम खान ने थोड़ा सा इसकी तरफ झुक कर अपना सवाल दोहराया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसने आंखों में उलझन लिए सवाल किया। मेरा मतलब है आपका और मेरा ड्रेस सेम है। जैसा मैंने पहना हुआ है वैसा ही आपका भी है। अगर आपको मेरी कॉपी करनी थी तो मुझे बता देती, मैं कुछ और ट्राई कर लेता। राइम अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखों में शरारत लिए बोलता अपने ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए अंजिश को ठिठका गया। क्या आपने मैक्सी जिप तन कर रखी है? अंजिश की फ़ोन पर चलती उंगलियां रुकी थीं। वह सर से लेकर पाँव तक राइम को तंजिया नज़रों से स्कैन करती, जबड़े भींच कर बोलती। इसको शर्मिंदगी से दो चार कर गई। वो जानती थी कि राइम खान कलर की बात कर रहा है, लेकिन अंजिस बज़दार ने भी इसके फजूल सवाल पर इसके अंदाज में फजूल जवाब दिया। मैं क्यों मैक्सी पहनूंगा? मैं कलर की बात कर रहा था। राइम खान इसका हाजिर दिमागी पर दो बदू हुआ। आपका और मेरा ड्रेस सेम है मिस्टर खान, लेकिन आपकी लुक मेरे साथ मैच नहीं कर रही। वो बात छोड़ने की बजाय गौर से राइम खान का ड्रेस देखते हुए मसनूई संजीदगी से बोली। आप क्या कहना चाह रही है? खुलकर कहें। राइम खान अब सही मायनों में फंसा था। चेहरे पर खजालत से दो चार होने के असरात वाजे थे। आई एम जस्ट सेइंग कि वैसे तो हमारे ड्रेस सेम है, लेकिन अगर आप फूलों के गजरे हाथों में पहन ले और एक फूल बालों में लगा ले तो तब हमारी लुक भी सेम सेम लगेगी, जस्ट लाइक अ ट्विन सिस्टर। अंजिस ने मुस्कुराहट दबाकर जो मायने नज़रों से राइम खान को देखते हुए पास वाले टेबल पर पड़ा एक गुलाब का फूल उठाकर इसके कान पर अड़सा दिया। अब लग रही हो आप मिस गुलाबो। अंजिस बज़दार दिलकश हंसी हंसते में भरपूर मर्दाना वजाहत के हामिल राइम खान को सिर से लेकर पांव तक मिस गुलाबो से तशबिया दे गई थी। अस्तगफार, क्यों मुझे भरी महफिल में ऐसे जराना खिताब से नवाज कर मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है? राइम खान बौखलाते हुए इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाता अपने कान से गुलाब का फूल हटाकर दांत कचकचाते हुए बोला। हाँ, अलबत्ता इसको अंजिश की हंसी काफ़ी भली लगी थी और वहीं पर इसकी अपने साथ बेतकल्लुफ़ी हैरान कुन भी लग रही थी। वो ऐसे तो कभी किसी अनजान से पेश नहीं आती थी जैसे आज आ रही थी। राइम खान ने जहन के किसी कोने में सोचा। मिस गुलाबो, आप मुझे बताएं आपको किस किस्म की ड्रेसिंग करना पसंद है, ताकि अगली बार मैं जब अपनी शॉपिंग करूं तो साथ में आपके लिए भी कुछ लाजमी खरीदूं। अंजिस बज़दार ने उसके जवाब को खातिर में लाए बगैर हंसी जब्त करते हुए अगला सवाल दागा। हमेशा राइम खान ने उसे उल्टी सीधी बातें करके तपाना चाहा, मगर आज अंजिस ने इसको थोड़ा तपाने का सोचा, क्योंकि शुरुआत इसने खुद की थी। बेतुका सवाल करके मगरूर अन्ना परस्त पत्थर की मानी सख्त और बेहद संजीदा तबीयत की मालिक अंजिस बज़दार की एक साइड ये भी थी। वो इसकी ये साइड सिर्फ इसके बहुत करीबी लोग जानते थे। जी नहीं, मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं हुआ कि मैं जेंट्स ड्रेसिंग छोड़कर लेडीज़ ड्रेस पहनना शुरू कर दूं। राइम खान नरोटेपन से बोलता नाराज़गी और नापसंदगी का इजहार करने लगा। इसके गाल गुस्से और शर्म से सुर्ख हो रहे थे। इसका सुर्ख चेहरा अंजिस बज़दार को मज़ा दे रहा था, इसीलिए वह अपने खिलाफ मिजाज जाकर राइम खान को छेड़ रही थी। आप शादी में और दूसरों का मजाक उड़ाने में मसरूफ़ रहें और इधर मैं आपके प्रोजेक्ट पर हाथ साफ कर लूँगा।
शाह कंपनी से जो मायदा आपने लिया है वो आपकी अदम तवज्जो की वजह से बहुत जल्द मेरे हाथ में होगा। फिर ना मिस अंजिस बज़दार की हंसी निकलेगी और ना ही आप मुझे जनाना ड्रेस पहनाने के ख्वाब देखेगी। इसके मजीद कुछ भी बोलने से पहले ही रायम खान अब की बर्तबा अपनी असली फॉर्म में आता अंजिस को तिल मिलाने पर मजबूर कर गया था। आपको वाकई लगता है मिस्टर खान कि आप मेरा साइन किया गया प्रोजेक्ट हथिया सकते हैं? पहली बात, आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर आपने ऐसा गलती से कर भी दिया, मैं सच में आपको घाघरा चोली पहनाकर पूरे इस्लामाबाद का चक्कर लगवाऊंगी और ऐलान करूंगी कि रायम खान बारकज़ई ने अंजिस बज़दार को चैलेंज करने की हिमाकत की, और अब नतीजा ये निकला कि वो खुद अपनी ही जन्स के लिए चैलेंज बन चुके हैं। अंजिस बज़दार ने बेनियाजी से अपने बालों की लट झटक कर बोलती रायम खान की चलती ज़बान को तालों से चिपकाई। मुझे सिर्फ लगता नहीं बल्कि मैं बहुत जल्द ऐसा करके भी दिखा दूंगा। और जहाँ तक रही मेरी जिन्स को चैलेंज करने वाली बात, तो ये अंधे को भी देख कर पता चल जाएगा कि मैं भरपूर जवान मर्द हूँ। रायम खान जबड़े बीचे भरपूर जवान मर्द वाले अल्फाज पर जोर देकर बोला। ये लड़की मगरूर होने के साथ साथ इसकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक थी। वेल मिस्टर खान, मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा जिस दिन आप मुझे ज़ेर कर पाएंगे। और हाँ, अपनी शख्सियत और अल्फाज को रौबदार बनाएं ताकि आपको जवान मर्द समझने में अंधे को देखने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो आपकी शख्सियत और लफ्ज़ों को पर तासीर रौब महसूस करके आपको जानदार मर्दाना शख्सियत का मालिक तस्वुर कर सकें। मर्द होने और मर्द बनने में बहुत फ़र्क होता है। मर्द तो सभी होते हैं, लेकिन मर्दानगी किसी किसी में होती है, और मर्दानगी सिर्फ ख़ानदानी और एक सुलझे हुए मर्द में होती है, जो कि उसकी पाकीज़ा सोच, अंदाज बयान, आजिज़ाना लहजे, नेक फ़ाल और हया से तर निगाहों से पता चलती है। अंजिस बज़दार इस तहाज़िया अंदाज में सर झटकते हुए पर सोच अंदाज में बोली, तो क्या मैं मर्द नहीं हूँ? मैंने क्या हाथों में चूड़ियाँ पहन रखी हैं? आप मेरी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है मिस अंजिश? रायम खान ने दबे दबे गुस्से से कहते हुए इस तहजीबियत से इसके अल्फाज की वजाहत जानना चाहिए। वो जानता था अंजिश किसी और लिहाज से ये बात कर रही है, लेकिन रायम खान ने बात को तूल देने के लिए मज़ीद एक सवाल दागा, या शायद वो इसकी शख्सियत के बरक्स इसकी बातों और हरकतों को सोच के बोली थी। अब अंजिस बज़दार को कौन बताए कि रायम खान का ये बचपना, लहजे में शोखी लाना और खिलाफ शख्सियत हरकतें करना ये सिर्फ अंजिस बज़दार के लिए था, वरना रायम खान तो वो था जो हफ्तों मुस्कुराता नहीं था। वो बिला ज़रूरत एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकालता था। इसका चेहरा ये मुस्कान आने को हफ्ता हफ्ता तरसती थी, लेकिन वह अंजिश के लिए सब कुछ खिलाफ तबीयत करता था। हम कुछ लोगों के लिए बदलते हैं और जिनके लिए बदलते हैं वो बहुत ख़ास होते हैं। हमारी शख्सियत का रौब व दबदबा सिर्फ उसी एक ख़ास इंसान के लिए कहीं अर्क हो जाता है, और हम उस ख़ास इंसान के लिए अपनी शख्सियत को बदलने से ज़रा भी नहीं हिचकिचाते। मिस गुलाबो इफेंट हो गई। अंजिश बज़दार फिर से अपनी आंखों में शरारत लिए मसनूई संजीदगी से पूछने लगी। रायम खान की क्रिस्टल ग्रे आंखें हैरत से फैली। चेहरे पर फिर से गुस्से और शर्मिंदगी के तासरात वाज़ेह हुए थे। थोड़ी देर मजीद दोनों की तंज व तकरार जारी रही थी। आखिरकार रायम खान ने हार मानते हुए मर्दों की साइड निकलने की थी, वरना अंजिश बज़दार आज वाकई में अपनी बातों से इसे चूड़ियाँ और घाघरा चोली पहनाने का इरादा रखती थी। इसके यूं जान छुड़वाने वाले अंदाज पर अंजिश बज़दार ने इसकी पुष्ट को घूरते हुए एक जानदार कहका लगाती स्टेज की तरफ बढ़ी थी। वह आज काफ़ी दिनों बाद अपनी चिल साइड की झलक दिखला गई थी। रायम खान को इसका ये नया अंदाज बहुत अच्छा लगा था। हाँ भाई, अब तेरे क्या इरादे हैं शादी के? कासिम शाह ने संजीदगी से दमीर खान के कंधे पर हाथ रख कर इफ्तिसार किया। इरादे उनके होते हैं जिनके पास कुछ मसीर हों, लेकिन अफसोस इसके नसीब में कबूल है कहने वाली कोई दो शहजाद नहीं है। दमीर खान ने अभी कुछ बोलने के लिए लब वाही किए, जब सामने से आते रायम खान ने तंज मुस्कुराते हुए जवाब देकर इसके अल्फाज का वहीं मुंह में गला घोट दिया। दमीर खान इसे कहर बरसाती नज़रों से घूर कर रह गया। तुम ठीक कह रहे हो खान, इसको शीन से शहरियत और कामयाबी समेटने से फुर्सत मिले तो ये शीन से शादी करने के बारे में सोचे ना, वरना मुझे तो लग रहा है इस मामले में इसकी किस्मत में शीन से शुरू होने वाली शिकस्त ही लिखी है। दमीर खान का सपाट और जज्बात से आरी चेहरा देखकर कासिम शाह मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोलता रायम खान की बात पर मुंतफिक नजर आया था। तुम दोनों को क्या लगता है मैं शादी नहीं करूँगा? मैं शादी करूँगा और तुम दोनों को कानो कान खबर भी नहीं होने दूंगा। फिर तुम लोग मेरी शादी के लड्डू नहीं बल्कि डायरेक्ट मेरी प्रोडक्ट की आमद का लड्डू खाओगे। दमीर खान अपनी शहद रंग आंखों में बला की संजीदगी सजाए फकरिया सीने फैला के बोला, चलो देखते हैं तुम्हारा फॉर्मूला कितना काम करता है।
प्रोडक्ट लॉन्च होगी भी या बेसिक फॉर्म के किसी कोने में ही पड़ी एक्सपायर हो जाएगी। काजिम शाह चेहरे पर यकसा तासीरत लिए ज़ोमाइनी अंदाज में बोला, अगर दमीर खान ने प्रोडक्ट की बात की थी तो इसकी तैयारी पर बात करना अब ज़रूरी था। शाह, मुझे तो लगता है दमीर अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग आर्टिफिशियल तरीके से करने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल फार्मूले और तजुर्बे के लिए लैबोरेटरी की ज़रूरत होती है, जो कि दमीर को मसीर नहीं है। तो फिर कैसी प्रोडक्ट, कैसे फार्मूले, सारे तजुर्बे बेकार हैं। रायम खान अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखों में शरारत लिए बेशर्मी से बोलता, इनके चेहरे हैरत से दो चार कर गया। काजिम शाह के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि दमीर खान के चेहरे के नकुश गुस्से से तने थे। तो मेरी लेबोरेटरी की फ़िक्र छोड़, मुझे लेबोरेटरी में मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी क्रिएट हो जाएगी, तो अपनी फ़िक्र कर। तेरे पास तो लेबोरेटरी के लिए भी लैंड भी नहीं है, तजुर्बे तेरे क्या खाक होंगे। दमीर खान जबड़े भीचे मज़े से बोलता, रायम खान को तिल मिलाने पर मजबूर कर गया। तेरे पास लैंड है? काजिम शाह ने इसकी परसोक बात की वजाहत चाही। इसकी नज़रें दूर दायर के साथ खिलखिलाते अपने अजमीर पर टिकी हुई थी। अगर ये दोनों बेशरम जवाब दे सकते थे तो वो भी काजिम शाह इनका बाप था, वो भी बेबाक सवाल करने से कहाँ कतराने वाला था। हाँ है, तभी तो मलकियत का दावा कर रहा हूँ। दमीर खान पर एतमादी से बोलता आंखों से काजिम शाह को मजीद कोई भी ऐसा सवाल करने से खबरदार कर गया। ये ना हो तेरी मलकियत के दावे धरे के धरे रह जाए और कब्जा कोई और जमा ले। इसके कॉन्फिडेंट अंदाज पर रायम खान उसे सिलगाने की गर्ज से तंजिया मुस्कुराया। अलबत्ता काजिम और रायम को दमीर खान पर एतमादी ठिठकी थी। वो इतने वसूख से कैसे ये बात कर सकता था? क्या इसने कोई लड़की तलाश कर ली थी या कोई इसके दिल में घर किए बैठी थी? ये सोच इन दोनों को बेवक्त आई थी, मगर उन्होंने इसके मुतालिक पूछा नहीं था। जो दमीर खान अफरीदी का है वो सिर्फ उसी का ही रहता है और इंशाअल्लाह ता क़यामत वो मेरा रोशन वक्त ही रहेगा। शादी तो हर किसी से हो जाती है, चाहे कोई उधेड़ उम्र हो, जवान हो, बद इखलाक हो, बदतमीज़ बदगो हो, खुश इखलाक हो, अच्छा हो या नेक हो। शादी हर किसी की होनी होती है, लेकिन हम अल्लाह ताला से सिर्फ आधे सुकून की दुआ न मांगे, बल्कि ये दुआ मांगे कि वो जिस इंसान को हमारे साथ रिश्ता और अज़ोजियत से मुंसलिक कर रहा है वो इसे हमारे लिए जन्नत तक साथ देने वाला बनाए, सुकून का ज़रिया बनाए, हमेशा हर किस्म के हालात में साथ निभाने वाला बनाए, सब्र व शुक्र करने वाला और नेक अमल करने वाला बनाए, अपने शरीक हयात पर एतमाद करने वाला बिना ताके बनाए, ताकि हमारा ये जहाँ भी अमर हो और हम अगले जहाँ भी सरखरू हो सकें। अल्लाह हम सबको नेक और बेहतरीन हम सफ़र अता फरमाए, आमीन। दमीर खान चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट की लाए लचक लिए समझदारी से बोला, आमीन। काजिम शाह और रायम खान ने भी ज़ेरे लब दोहराया था, ये अच्छा है, पहले बेशरम बातें करो और बाद में इस्लामिक टच देकर शैतान को भी कंफ्यूज कर दो। मेरी बारी हर दफ़ा इस साले को खुतबे देने याद आ जाते हैं। रायम खान ने दुहाई दी थी। इसे अभी लैंड वाली बात पर दमीर खान को करारा जवाब देना था, लेकिन वो पहले इस्लामी टच देकर बात ख़त्म कर गया था। रोता क्यों है? तू पहले कौन सा वलियों की फहरिस्त में था जो अब नसीहतों से सुधर जाएगा? छोड़ो ये नेकियों कारियों की एक्टिंग, अपनी असल हालत में आ और चल बेशरम बातें करके मजलिस गर्म कर। काजिम शाह ने कहका लगाते हुए इसको बात पूरी करने का इशारा किया, जबकि रायम खान की बेचारगी सी शक्ल देखकर दमीर खान के अनाबी लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। काफ़ी देर तक वो तीनों हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ रहे। वो तीनों जब भी इकट्ठे होते थे इनके दरमियान हर किस्म की गुफ्तगू होती थी, फिर वो चाहे अच्छी हो या बेबाक हो, हर मौजू को ज़ेरे बहस लाना और इस पर कह लगाना इनकी महफिल की जान होती थी। रात के 11 बज रहे थे। वलीमे की तकरीब एहतमाम पजीर हो चुकी थी। मेहर खान अपने वालिदैन और लाला के साथ घर चली गई थी। काजिम शाह बीवी बच्चों को लिए घर रवाना हो गया। आज फिर मन्नत ने ज़रबख्त के साथ बहुत इंजॉय किया। दमीर खान ने खुद सब मेहमानों को इज्जत से रुखसत किया था, जबकि नुज़त खान और ज़रबख्त को भी दमीर खान घर वापस छोड़ आया था। इसका इरादा अपनी फुप्पू को घर भेजने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन नुज़त खान ने मज़ीद रुकने से इनकार करते हुए अपने घर जाने को तरजीह दी थी। नुज़त खान की ज़िद देखते हुए दमीर मज़ीद इन पर दबाव डालने की बजाय खामोशी से इनको घर वापस छोड़ आया था, लेकिन वो इनको डॉक्टर से चेकअप करवा के दवा लेने के बाद इन्हें घर की तरफ ले के बढ़ा था। फ़िलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाए थे। वो इनके सारे टेस्ट बाद में तसल्ली से करवाने का इरादा रखता था। एक हफ्ते बाद, मोरे क्या हो गया आपको? ज़रबक जो किचन में खड़ी चाय बना रही थी, बाहर नुज़त खान को अब काइयाँ लेते देखकर भागकर उनकी तरफ बढ़ी। चूँकि घर बहुत छोटा सा था
और किचन की खिड़की से सहन और गेट का मंजर साफ नजर आता था और वो यूं माँ को देखकर तड़प उठी थी। मोरे क्या हुआ है, आपकी तबीयत तो ठीक है? वो माँ की पीठ पर हाथ फेरते हुए परेशानी से पूछने लगी। मैं ठीक हूँ, बस नाश्ता कुछ ज़्यादा कर लिया था इसीलिए तबीयत खराब हो गई। नुसरत खान बेसन पर झुक कर कुल्ली करते हुए कमज़ोर आवाज़ में ज़रबत को जवाब दे रही थी। आपको कितनी दफ़ा कहा है खुद नाश्ता मत बनाया करें, खुद ही बनाती है और फिर खुद ही बगैर सोचे समझे कुछ के अपनी तबीयत खराब कर लेती है। मैं हूँ ना, आप मुझे बोल देती, आपको परहेजी नाश्ता बना देती। ज़रबत खफत से बोलती इनको सहारा देकर चारपाई तक लाई थी। मोरे, आपको आज बुखार तो नहीं है, फिर आपकी तबीयत किस वजह से नासाज हो रही है? मैं इनके माथे पर हाथ रखती तशवीशी अंदाज में बोली थी। नुसरत खान का पूरा चेहरा जर्द पड़ रहा था और इनके पेट से ऊपर वाले हिस्से में हल्का सा दर्द भी था। ज़रबत, जाओ अंदर से मेरी चादर और पैसे ले आओ, मैं ज़रा अपनी दवा लेकर आऊँ। मेरी तबीयत बहुत नासाज हो रही है, लगता है दवा लिए बगैर अफाका नहीं होगा। नुसरत खान नकाहत ज़दा आवाज़ में ज़रबत को हुक्म दे रही थी। लेकिन इस हालत में आप अकेली कैसे जाएगी मोरे? मैं भी आपके साथ चलूँगी। वह नरमी से उनका हाथ पकड़कर अकीदत से चूमने लगी। वो अपनी माँ के आई रोज़ तबीयत खराबी की वजह से जहनी तौर पर परेशान और उलझ कर रह गई थी। नहीं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, शहजाद आने वाला है, मैंने उसके साथ ही जाना है। इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉल करके बुलाया और वो बताया है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल जाना है। वो बस 15 मिनटों में आता होगा, तुम बस मेरी चादर और पैसे लाओ। नुसरत खान बमुश्किल बोलती इसको सारी तफसील से आगाह कर गई। मोरे, पैसे तो बहुत थोड़े से हैं, मुश्किल से 5,000 हैं। 5,000 में आपकी दवाई आ जाएगी? ज़रबत ने तकलीफ से आंखें मींच के खोली थी। हर महीने से पैसे सोच समझ कर लगाने पड़ते थे। ज़रूरी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके सिर्फ बेहद ज़रूरी चीज़ें खरीदी जाती थी, जिनमें महीने का राशन और घर का बाकी खर्चा शामिल था। ज़रबत की कोई चीज़ या खुशी इन पैसों से नहीं खरीदी जा सकती थी, क्योंकि बाकी के बचते पैसे नुसरत खान की दवाइयों पर खर्च किए जाते थे। तुम फिक्र नहीं करो, वो मेरे शहजाद से बोलूँगी और जब तुम्हारे बाबा की पेंशन आएगी तब मैं उसे लौटा दूँगी। अब जाओ, जितने भी पैसे हैं ले आओ। उन्होंने नरमी से इसको हुक्म दिया। ज़रबत सर को खम देती अंदर से चादर और पैसे लिए उनके पास वापस सहन में आई। चलो आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो, मैं बस दवा लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। बाहर गाड़ी के बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनते नुसरत खान खुद को चादर में छुपा दी ज़रबत को समझाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई थी। मोरे, जल्दी वापस आइएगा, ज़रबत ने भीगी हुई आवाज़ में सदा लगाई। नीली गहरी आंखों में पानी लबालब भरा था। हाँ, जल्दी वापस आऊँगी अपनी बच्ची के पास, दरवाजे को कुंडी लगा लो। वह ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर अपना दर्द छुपाती इसको तसल्ली देकर घर से निकल गई थी, जबकि इनके निकलने के बाद इसने फ़ौरन दरवाजे को कुंडी लगाई। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद शिकस्ता लहजे में सहन में पड़ी चारपाई पर ढह सी गई, जैसे कोई इंसान ज़ख्मों से चूर होता है और इसमें खड़े रहने की ताकत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही ज़रबत का वजूद अपनी किस्मत के ज़ख्मों से चूर था। आखिर कुछ ज़ख्मी वजूद कितनी ही देर खड़ा रह सकता है? वो अपने चेहरे पर कोहनी रखे ज़ारों कतार रोने लगी थी। मोटे मोटे आंसू गहरी नीली आंखों से निकलकर कनपट्टी से सरकते चारपाई पर बिछी चादर में जब सो रहे थे। रोना इसे क्यों आ रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी, बस अपनी माशी हालत देखकर इसका दिल रोने को कर रहा था और वही वो रो रही थी। ये रोना बहुत सी वजूहात पर मबनी था। ज़रबत अपनी गरीबी पर रो रही थी, अपनी माँ की दिन ब दिन बिगड़ती हालत पर रो रही थी, अपनी बेबसी पर रो रही थी, यतीमी पर रो रही थी, बेसहारा होने के डर से रो रही थी, अकेला और तन्हा हो जाने की अजियत से रो रही थी। सारी ज़िंदगी अपनी माँ के घुट घुट कर जीने पर रो रही थी। गुर्बत सिर्फ सुनने में और देखने में ही तकलीफ़ नहीं देती, बल्कि जो इससे दो चार हैं इसे पूछ कर देखे कि क्या ज़रूरियत को कैसे पूरा किया जाता है, ख्वाहिशात को किस तरह मारा जाता है। हर लम्हा गरीबी में गुजारना कितना अज़ियतनाक होता है, कोई इनसे पूछे जिन पर गरीबी पंजे गाड़ी बैठी है। अगर आप अमीर हो तो सब मसले हल, और हर मसले का हल पैसे पर मख्फी होता है। अमीर लोगों की परेशानियां पैसा खुद में जब्त कर लेता है, लेकिन गरीब लोगों की परेशानियां पैसे की किल्लत की वजह से गमों में बदल जाती हैं, फिर गम दायमी खसारों में बदल जाते हैं। खसारे दर्द की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और दर्द जानलेवा होते हैं। गरीब इंसान की सारी ज़िंदगी से दो बदू गुजर जाती हैं। काश मेरे पास इस वक्त पैसे होते तो मैं कोई ज़िंदगी गम
तो मैं कोई गम ज़िंदगी से निकाल बाहर फेंक देता, थोड़ी खुशियाँ खरीद लेता, चंद मुस्कुराहटों का सौदा तय कर लेता, परेशानियों को ख़त्म कर देता, ज़िंदगी से खुशियाँ नकद खरीद लेता। लेकिन ऐसा तब ही होता जब इंसान के पास पैसे होते। कागज़ के नोट कभी भी बहुत अहमियत रखते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे के बगैर खुशियाँ नहीं मिल सकती, सुकून नहीं मिल सकता, इत्मीनान और राहत बख्श ज़िंदगी मसीर नहीं आ सकती। सब कुछ मिल सकता है, तब मिल सकता है जब आपके साथ मजबूत और मखलिस सहारे खड़े हों। एक मखलिस और बेलौस मोहब्बत करने वाले इंसान का सहारा ही ज़िंदगी का तमाम महरूमियों को खुद में जब्त करके खुशियों को तकसीम करता है। लेकिन अगर आपके पास सहारा ही ना हो तो फिर आपको ज़िंदा रहने और पुरसुकून ज़िंदगी जीने के लिए पैसे पर मुनहसर होना पड़ता है। ज़र की तकसीम भी बड़ी गैर मुनसफ़ा है। किसी को वाफर मकदार में मिलता है और किसी को ज़रूरत के मुताबिक नहीं मिलता। जिनको वफार मुकादिर में मिलता है वो इस पैसे के बलबूते पर ज़मीनी खुदा बने हुए फिरते हैं, और जो लोग कागजी नोटों से महरूम होते हैं इन लोगों को अपना वजूद ज़मीन में इजाफी लगता है। ज़रबख्त अपनी आंखों पर बाजू रखे मुसलसल सोचते हुए रोई जा रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दस्तक की आवाज़ पर वो चौंकती हुई उठ बैठी। वो तेज़ी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करती आंसू बेदर्दी से रगड़ के साफ करते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। कौन है? ज़रबख्त ने मतवाज़न आवाज़ में बाहर खड़े वजूद से इफ्तिसार किया। मैं हूँ ज़रबख्त, दरवाज़ा खोलो। दमीर खान ने अपनी गहरी या प्यारी आवाज़ में जवाब दिया। अलबत्ता उसकी आवाज़ में लर्जिश पर चौंका था। चेहरे के नकुश इस ताजिबियत से तने थे। लाला। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलती सामने खड़े दमीर खान के सीने से बेसाख्ता लिपटी थी। आंखों से आंसू फिर रवां हुए थे। वो दमीर खान के सीने में मुँह छुपाती हिचकियों से रोने लगी थी। हर इंसान को रोने के लिए किसी कंधे की ज़रूरत होती है जिस पे वो अपना सर रख कर गमों का बोझ आंसू के ज़रिए हल्का कर सकें। ज़रबख्त भी सामने किसी हमदर्द और किसी पर उम्मीद साहिबान के जैसे दमीर खान अफरीदी को देखकर बिला झिझक इसके सीने से लगकर अपने गमों का बोझ हल्का करने लगी थी। वो शीश व पंच में मुब्तला गैर इरादी तौर पर अपने एक हाथ का हिस्सा इसके गिर्द बांध गया। ज़रबख्त, क्या हुआ है? दमीर खान इसके यूँ रोने पर तड़प के बोला। चेहरे पर इसके फिक्रमंदी दौड़ी थी। दिल किसी एहसास के तहत बंद होने लगा। मोरे की तबीयत ठीक नहीं है। इसे हिचकियों के दरमियान अपनी लजरती आवाज़ में जवाब दिया। दमीर खान इसके कंधों पर हाथ रखते हुए नरमी से अपनी सीने से अलग किया और घर के अंदर दाखिल होता दरवाज़ा बंद करने लगा। ज़रबख्त इसके सीने पर सर रख कर आंसू बहाती दमीर खान के दिल को ज़ख्मी कर गई थी। वो इतनी नज़दीकी से इसके आंसू का गर्म लावा बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए तेज़ी से अपनी सीने से अलग कर गया, वरना कोई बैद नहीं थी कि ज़रबख्त के दहकते गर्म आंसू इसका सीना और दिल झुलसा देते। रोना बंद करो और मुझे बताओ फुप्पू को क्या हुआ है? कहाँ है फुप्पू? वो परेशानी से बोलता इसके आंसू अपने अंगूठे के पूरों से साफ करता आसपास निगाहें दौड़ाते नुज़रत खान को तलाशने लगा। मोरे अस्पताल गई हुई है दवा लेने। वो अपने आंसू पर काबू पाती भीगी आवाज़ में बोली। किसके साथ और कौन सा हॉस्पिटल? इसके नरमी से ज़रबख्त को चारपाई पर बिठाया और फिक्रमंदी से अगला सवाल दागा। शहजाद लाला के साथ गई है लाला। मोरे मुझे बताती नहीं है, लेकिन वो बहुत तकलीफ़ में है। इनका चेहरा दर्द से जर्द पड़ जाता है। जब उनकी तबीयत खराब होती है तो सांसें हलक में अटक जाती हैं और हाथ पैर कमज़ोरी से कांपने लग जाते हैं। वो अपना चेहरा नीचे झुकाए रंजीदगी से बोली। ज़रबख्त, इधर मेरी तरफ देखो, रोना बंद करो। फुप्पू को कुछ नहीं हुआ, बस ज़रा गुस्सा बुखार है, इसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब हो रही है। बहुत जल्द वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। मैं जाके देखता हूँ इनको। वो पंचों के बल होकर ज़रबख्त के सामने बैठता इसके नाजुक हाथों को अपने मजबूत हाथों में लिए तसल्ली देने लगा। तो बुखार इन्हीं को हर वक्त क्यों रहता है? हर वक्त तबीयत खराबी की वजह बुखार नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है जैसे वजह कोई और है और मोरे मुझे वो वजह बताती नहीं है। मैंने कई बार पूछा। इसने फिर रोना शुरू करते निगाहें उठाकर दमीर खान की तरफ देखा। ज़रबख्त की नीली आंखों में दर्द की सुर्खी दौड़ रही थी। ज़रबख्त, पागल हो गई हो? ऐसे कौन रोता है? बिला वजह रो रो कर अपनी आंखें खराब कर रही हो। इतनी प्यारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा ना फुप्पू बिल्कुल ठीक है। मैं भी जाके इनको अपने साथ लेकर आता हूँ। ऐसे छोटी छोटी बातों पर रोते नहीं ज़रबख्त। वो आंखें मीच कर खोलता ठहरे लहजे में उसे समझाने लगा। उसे बार बार इसकी आंखों से निकलते मोतियों जैसे आंसू तकलीफ में मुब्तला कर रहे थे। काश मेरे बाबा जिंदा होते तो आज मुझे और मोरे को यूँ बेबस ना होना पड़ता। मोरे को किसी का गैर का सहारा लेना पड़ता है। हम किसी की मदद के मुंतज़िर ना रहते। बाबा सब संभाल लेते। वो मोरे को कभी कोई तकलीफ़ ना होने देते। मुझे और मोरे को ज़माने के तमाम गमों और दुखों से महफूज रखते। वह हमें कभी भी यूँ ज़िंदगी के साथ अकेले लड़ने ना देते, बल्कि हर जगह पर हमारी ढाल बनकर ज़िंदगी की मुश्किलात के सामने खड़े हो जाते। काश मेरे बाबा आज मेरे साथ होते तो वो मुझे कभी रोने ना देते। मुझे जब भी ज़िंदगी डराने की कोशिश करती तो मैं उनके
उनके सीने में छुप जाती। मैं भी रात को परसुकून नींद ले पाती, दिन खुशी से गुजार पाती, इस एहसास के तहत कि मोरे के पास कोई इनका ख्याल रखने वाला है, कोई है जो इनकी ज़रा सी आह पर उठ बैठेगा, कोई तो है जो तकलीफ़ में मेरी मोरे को पानी के 2 घुट पिलाएगा, कोई तो है जो इनकी तकलीफ़ व हालात देख कर तड़प उठेगा, कोई तो है जो मोरे के लिए अपनी पूरी रात जाग कर गुजार दें। पिछले 1 हफ्ते से मैं ठीक से नहीं सोई हूँ लाला। मुझे सोने से अब डर लगता है। जैसे ही थोड़ी सी आँख लगती है मैं फ़ौरन उठ कर बैठ जाती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मैं सो जाऊँ और मेरी मोरे तकलीफ़ में मुझे पुकारती रहे और मैं उनकी पुकार ना सुन सकूँ। मेरी आंखों से नींद रुखसत हो रही है। ऐसा डर लगता है कि अगर मेरी आंखें बंद हो रही है तो फिर खुलने पर मोरे को नहीं देख पाएगी। परेशानी और गम जिस्म में बसते जा रहे हैं। वो एक अनजाना खौफ मेरे वजूद के हर अज़्ज़ा को अपाहिज कर रहा है। आपको पता है लाला, बाप की मौजूदगी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी होती है। एक बेटी के लिए बाप का साया सहरा में घने पेड़ की छाँव जैसा होता है, जो उसे सहरा से, कहत और तपती धूप से महफूज रखता है। बाप का साहिबान कायनात के हर साहिबान से मजबूत और पायदार होता है। इसका साथ खिलते रंगों जैसा होता है। जब तक बाप के साए में रहोगे, ज़माने की धूप से बचे रहोगे, महफूज सामान में रहोगे, तो जान व इज़्ज़त की आफियत होगी, ज़िंदगी के रंगों से रंगीन होगी, खुशियाँ हमारे आंगन में खिलखिलाती रहेगी। हर वक्त एहसास तहफ़्फ़ुज़ हमें घेरे रखेगा। बाप की मौजूदगी हमें तमाम बलाओं से महफूज रखती है, लेकिन इनकी गैर मौजूदगी ज़िंदगी के रंगों को फीका कर देती है। ख्वाहिशात मर जाती हैं, मिजाज का शोखापन उजड़ जाता है। बाप के बगैर दिल और घर वीरान हो जाते हैं। बाहरें रुखसत हो जाती है और ख़ज़ाएँ मुस्तकिल हयात में डेरे जमा लेती हैं। आप भरे जहाँ में दुख और तकलीफ़ों को झेलने के लिए अकेले छोड़ दिए जाते हो, इस बात से बेनियाज होकर कि आप में इन ज़माने के दुखों और गमों को झेलने की असाहत भी नहीं, लेकिन आपको ज़िंदगी बगैर किसी सबक और तजुर्बे के मैदान में खड़े करने के लिए खड़ा कर देती है। फिर चाहे आप मुकाबला करते करते थक क्यों ना जाए, जिस्म का हर अज्जा ज़ख्मी क्यों ना हो जाए, हड्डियाँ टूट ही क्यों ना जाए, जिस्म तो लोथड़ों की शक्ल ही क्यों ना इख्तियार कर लें, हमें लड़ना पड़ता है। तब तक लड़ना पड़ता है जब तक हमारे ज़ख्मी वजूद में आखिरी सांस बाकी रहती है। ज़िंदगी बहुत बेरहम है, तरस नहीं खाती, ज़ख्मों पर मरहम लगाने की मोहलत भी नहीं देती, ताज़ा ज़ख्मों के साथ फिर से किसी आजमाइश के साथ लड़ने के लिए फेंक देती है। बस बिना रुके बिना थके लड़ते रहना है, अज़ियतों के बोझ के साथ मरते दम तक लड़ते रहना है। ज़िंदगी बड़ी बेमरोवत है, उम्र और जिन्स का लिहाज भी नहीं करती। जैसे एक मजबूत और मर्द को इम्तिहान से 2-4 करती है, वैसे ही एक लाचार सी सिन्फ़ नाजुक पर भी आजमाइशों के पहाड़ तोड़ देती है। ज़िंदगी को उम्र और जिन्स की थोड़ा तकदीस करना चाहिए, इसको लिहाज रखना चाहिए कि ना समझ और कमज़ोरी सी ज़रबत में इसकी दी गई आजमाइशों को झेलने की ताकत नहीं है। 17 साला ज़रबत अभी इसके कड़े इम्तिहानों के लिए तैयार नहीं है। मेरी मोरे बीमार है, इस पर थोड़ा सा तरस कर लें। हम में अभी ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान को झेलने की ताकत नहीं है। ज़रबत बिना आवाज़ के रोती, सर नीचे झुकाए बोलती जा रही थी और दमीर खान उसे हैरानगी से चुप सादे सुन रहा था। दमीर खान के हाथ ज़रबत की झोली में पड़े, इसके टिप टिप गिरते आंसू से तर हो रहे थे। ये आंसू दमीर खान के हाथों पे नहीं दिल पर गिर रहे थे। वह हैरानगी और तकलीफ़ के मिले जुले तासिरात से इसके लफ्ज़ों की गहराई पर ताजुब का शिकार हुआ था। मासूम और भोली सी ज़रबत इतने गहरे और तकलीफ़ दा अल्फाज कहाँ से ला सकती थी। ये अल्फाज उसकी सोच और उम्र से बहुत गहरे और बड़े थे। वह इसे आज सुनना चाहता था, इसलिए वो बिना ज़रबत को टोके सुन रहा था। बचपन से मोरे ने मुझे अकेला पाल पोस कर बड़ा किया। जवानी में बेवा हो जाना और फिर एक नन्ही सी बच्ची की कफालत करना, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करके मुझे परवान चढ़ाना, हर मुश्किल को मुझ तक आने से पहले हल कर देना, सब क्या है मोरे ने किया है सब। लेकिन अब वो जिस्मानी और जहनी तौर पर थक चुकी हैं। अब अगर हमें ज़िंदगी एक भी ठोकर मारेगी तो हम टूट के रेजा रेजा हो जाएंगी, हमारे वजूद बिखर। ज़रबत, दमीर खान इसके हाथों को ज़ोर से अपने मजबूत हाथों में दबाते हुए सख्ती से टोका था, क्योंकि अब इसके अल्फाज दमीर के दिल को चीर रहे थे। क्या हो गया ज़रबत तुम्हें? क्यों अपने अल्फाज और हालत से मुझे तकलीफ़ दे रही हो? रो क्यों रही हो इतना? आखिर क्या हुआ है? अच्छा मेरी बात सुनो ज़रबत, इधर मेरी तरफ देखो। इसे नरमी से इसकी ठोड़ी पकड़ कर झुका, चेहरा ऊपर की तरफ उठाया। मैं मानता हूँ बाप की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता और ना ही कोई दूसरा इंसान बाप की जगह ले सकता, लेकिन मैं हूँ तुम्हारे और फुप्पू के साथ। ज़िंदगी के हर मोड़ पर मैं दोनों के साथ खड़ा रहूँगा। मैं तुम दोनों को महफूज साहिबान भी दूँगा, झुलसती धूप से भी बचाऊँगा, खुशियाँ खरीद के भी दूँगा। हर गम और तकलीफ़ में तुम दोनों के साथ बराबर का शरीक रहूँगा। कभी तुम दोनों को ज़िंदगी की सख्तियाँ झेलने के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम दोनों को अपने महफूज हिस्सार में रखूँगा, ज़माने की तमाम सर्द व गर्म हवाओं से महफूज, जहाँ तुम दोनों खुलकर सांस ले सको, ज़िंदगी के तमाम रंगों को जी सको। अगर तुम्हारे बाबा नहीं हैं तो मैं हूँ।
मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ और तुम्हारी तबीयत की शौकियाँ वापस लाऊंगा। मेरे होते हुए ज़िंदगी तुम्हारी हर पहलू खुशी से शुरू होगा और खुशी पर ख़त्म होगा। गमों का कोई नाम और निशान नहीं होगा। एक ऐसा जहां मसीर करूँगा जहां दुख और तलख हकीकतें ना पैदा होगी। वहाँ सिर्फ खुशियाँ रक्स करेगी और वो जहाँ तुम्हारे कहकहों से गूंज उठेगा। ज़िंदगी ने तुम्हारी जो शौखी छीनी है मैं सब वापस ला कर दूंगा। तुम्हारी हयात से सारे गम और परेशानियाँ अपने हाथों से चुन कर निकालूंगा और ऐसे निकालूंगा कि वो फिर कभी तुम्हारी और फुप्पू की तरफ नहीं आ पाएंगे। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे बाबा की खाली जगह पर नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकता हूँ। इस रंग से भरकर तुम्हारी ज़ात को रंगीन कर सकता हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया ज़रबत कि तुम और फुप्पू इस भरे जहाँ में अकेली हो। मैं बाबा दायर, क्या हम सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं लगते कुछ? क्या हमारा तुम पर और फुप्पू पर इतना भी हक नहीं है कि तुम हमें अपना कहकर परेशानियाँ और दुख शेयर कर सको? तुमने सोच भी कैसे लिया कि दमीर खान के होते हुए तुम जिंदगी से अकेले लड़ोगी? मैं हर मोड़ पर तुम्हारी और फुप्पू की ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। बस तुम एक एहसान करो, मुझ पर अपनी ज़ात की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझे दे दो। फिर देखना तुम्हारा ये महाफिज कैसे तुम्हारी हिफाजत करता है। वह कैसे तुम्हारी हयात का सिपाही बनकर तुम्हें भर बलाओं से महफूज रखता है। मुझे जिम्मेदारी दो अपनी ज़ात की। मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए तुम्हारे लिए इस जहान को जन्नत बना दूंगा। तुम्हारी आंखें हर वक्त पर उम्मीदी से चमकेगी। तुम्हारे लबों पर हर वक्त मसरत रक्सा रहेगी। तुम्हारा दिल खुशी से सरशार रहेगा। तुम्हारा वजूद सुकून से तर रहेगा। तुम्हारे कदमों के नीचे मेरी हथेलियाँ होंगी। तुम जहाँ कदम रखोगी तुम्हारे पाँव के अदब में वो जगह फूलों से भर दूंगा। तुम्हारी ज़ात को काबिल सताइश बनाऊंगा। तुम्हें इतना अनमोल करूंगा कि तुम्हें खुद अपनी ज़ात और वजूद पर रश्क आने लगेगा। वो मुसलसल इसकी आंखों में झांकते हुए इसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करता बेहद सुलझे हुए अंदाज में उसे समझाने लगा था। इसके चंद अल्फाज में बहुत कुछ था। वो अपने कुछ अल्फाज से ही ज़रबख्त और नुज़हत खान पर हक जता गया था। वो अपनी मोहब्बत का इजहार छुपे लफ्ज़ों में इजहार कर गया। वो कह गया था कि ज़रबख्त को वो अपना वजूद दमीर खान की तरस में दे दे। वह इल्तिजा कर गया था इसे मौका दिया जाए महाफिज बनने का, इसे हक दिया जाए ज़रबख्त की ज़िंदगी को खुशियों से भरने का, इसे इख्तियार दिया जाए इसको सुकून और खुशी के अलग जहां में ले जाना। दमीर खान को एक बार ज़रबख्त की जिम्मेदारी सौंप दी जाए, फिर वो अपनी जिम्मेदारी जी जान से निभाएगा। लाला, आप जो हमारे लिए करेंगे वह एहसान होगा, और जब बाप अपनी औलाद या शौहर अपनी बीवी के लिए करता है तो वह हक से करता है। हमारा हक होता है उन पर, इसीलिए वो हम बिला झिझक ले लेते हैं क्योंकि वह हमारे होते हैं। हम इन पर और वो हम पर जान से ज़्यादा हक रखते हैं। मोरी कहती है किसी से एहसान और मदद ना लेना क्योंकि वक्ती सहारे बाद में मुस्तकिल ताने बन जाते हैं। आप मुझ पर कोई हक नहीं रखते कि मुझे खुशी के अलग जहां में ले जाए। आप हक नहीं रखते मेरी फीकी ज़ात के रंगों से भरने का। आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे अपने हिसार में लेकर तमाम परेशानियों से निजात दिलाएं। कोई जवाब नहीं बनता मेरा आपके साथ अपनी ज़ात को बिना किसी मजबूत रिश्ते के जोड़ना। आप कभी भी मेरी ज़िंदगी की तलखियाँ दूर नहीं कर सकते क्योंकि जिन पर हक नहीं होता इनको अपनी ज़ात नहीं सौंपते। मेरे लिए सिर्फ मेरे बाबा की ज़ात थी जिनमें मैं हक रखती थी और वो मुझ पर। इनके अलावा अब मोरे हैं और मोरे के सिवा मुझ पर कोई हक नहीं रखता। मैं इसके साथ ज़िंदगी का दुख बांट सकूं। बाप का ना होना और एहसास यतीमी बहुत जानलेवा एहसास है। सच में आप महरूमियों में डूब कर अपनी ज़ात की शनाख्त खो बैठते। कभी किसी के बाबा को किसी को छोड़ कर ना जाए। बाप के बिना ज़िंदगी कांटों का जंगल बन जाती है जिसमें आपको गुजर कर कर अपनी ज़ख्मी पैरों और वजूद के साथ उसे पार करके जाना होता है। सिर्फ बाप की ज़ात ही बेटी के लिए ज़िंदगी फूलों से भर सकती है। सिर्फ बाप ही उसे तलक जहाँ को बेटी के लिए जन्नत बना सकता है। सिर्फ वही अपनी बेटी के कदमों के नीचे हथेलियाँ रख कर इसके हर कदम को मतबरक कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कोई रिश्ता भी नहीं कर सकता जो बाप की ज़ात की बेटी के लिए करती है। वो फिर से नज़रें झुकाए शिकस्त लहजे में मगर समझदारी से जवाब दे गई। वो दमीर खान की तमाम बातें समझ गई थी क्योंकि वो रिश्तों की नज़ाकत को समझती थी। दमीर खान इस पर कोई नहीं हक रखता था, फिर वो क्यों ऐसी बातें कर रहा था जैसे ज़रबख्त की ज़िंदगी के सारे इख्तियारात उसके पास हो। बस की बातें सुनकर साफ लहजे में बोलती दमीर खान के सारे अज़ाइम को इनकार कर गई। इसका जवाब सुनते ही दमीर खान ने बेसाख्ता अपने हाथ इसके हाथों से हटाकर पीछे कर ली। ज़रबख्त एक मिनट में ही इसके खुलूस, मोहब्बत, मान, इरादे, सच्चे जज्बात, अपनायत के दावे को रद्द कर गई थी। इसका सादा और हकीकत पे मबनी जवाब दमीर खान की ज़बान से कुव्वत गोयाई छीन गया था।
वो चंद मिनट कुछ बोल ना सका। इसने बिना पल के झपकाए ज़रबख्त के मासूम चेहरे की तरफ देखा, जिसने आला दर्जे की समझदारी दिखाते हुए जवाब देकर दमीर खान को दंग कर दिया था। वो जहाँ इसके जवाब पर अजियत से चूर हुआ था, वहाँ ये जानकर इत्मीनान भी हुआ कि वह रिश्तों की हदें जानती है। वो जानती है कि बगैर किसी रूहानी रिश्ते के कोई इस पर हक नहीं जता सकता। वो जानती थी कि सिर्फ महरम रिश्ते ही इसकी ज़ात पर इख्तियार रखते हैं और महरम रिश्ते के अलावा वो अपना वजूद हिफाजत के लिए किसी को नहीं सौंपेगी। फिर दमीर खान कैसे बगैर किसी मजबूत रिश्ते के इस पर हक जताने की बात कर रहा था? मैंने तुम लोगों पर एहसान कब किया? एहसास और अपनायत को एहसान का नाम देने वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हर इंसान आपकी ज़ात पर एहसान नहीं करता, बल्कि वह आपको अपना सब कुछ समझकर प्यार और खुलूस बांटता है। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं हक से ही तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा, ना कि बगैर किसी पायदार रिश्ते के तुम्हें खुद से मुंसलिक करने की कोशिश करूँगा। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। कोई किसी के खुलूस को बदज़हनी का नाम देता है, कोई एहसान का नाम देता है, तो कोई दिखावेपन का। लेकिन बाखुदा ज़रबख्त मेरा खुलूस साफ़ और खालिस था, बगैर किसी मिलावट के था। ना तो मेरे खुलूस में बदज़ीनी थी, ना एहसान जताने का अंदाज़ था, और ना ही कुछ पाने का लालच। मैं तुम दोनों का अपना समझ कर आता हूँ, लेकिन तुम ठीक कह रही हो, मेरा तुम पर कोई हक नहीं है, मगर मेरा फुप्पू पर पूरा हक है और मुझे इन पर हक जताने से कोई नहीं रोक सकता। वो एक झटके से खड़ा होता संजीदगी से बोला। इसका चेहरा कर्ब जरदा था, लहजे में बेएतनाई का दर्द शामिल था, जो ज़रबख्त के अल्फाज ने दिया, जो बेएतनाई से हक की बात करके जताई थी। दमीर खान का सारा खुलूस और मोहब्बत पानी बहा के ले गई थी। ज़रबख्त रमीज़ खान गैर इरादी तौर पर दमीर खान आफरीदी का दिल अपने लफ्ज़ों से छलनी कर गई थी। लाला, मैंने आपके खुलूस को मिलावट ज़्यादा कब बोला? मैं आपकी मखलिसी और नीयत पर शक नहीं कर रही। आप बहुत अच्छे हैं लाला, सबसे अच्छे। मगर मोरी कहती है मुझ पर सिर्फ इनके और बाबा के अलावा कोई हक नहीं रखता। उन्होंने मुझे रिश्तों की तमीज़ बता रखी है और कहती है बगैर हक के अपना वजूद किसी के हवाले ना करना, किसी से मदद तलब ना करना। मैं तो बस अपनी हदें बता रही थी। मेरा मतलब हरगिज़ आपको तकलीफ़ देना या आपके खुलूस पर शक करने का नहीं था। बस के लहजे में दुख की आजमाइश महसूस करती मासूमियत से अपनी बातों की वजाहत देने लगी। इससे यूं दमीर खान का शिकस्ता अंदाज अच्छा नहीं लगा। वो अंदर ही कहीं अपने कहे गए अल्फाज पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैं जानता हूँ ज़रबख्त, तुम्हारा हरगिज़ मेरी नीयत पर शक करना बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा है। मैं अगली दफ़े तुम पर हक जताने से पहले ये इख्तियार हासिल करूँगा कि मैं तुम पर बिला झिझक सर से लेकर पाँव तक हक मलकियत की महरें सबत करके अपनी जज्बात और खुलूस को पाकीज़ा साबित कर सकूँ। दमीर खान अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले परअज़म होकर रौबदार लहजे में बोला, जबकि मासूम सी ज़रबख्त नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ पर अब उम्मीद और यकीन की किरणें वाज़े थी। वो दमीर खान की बात का मतलब नहीं समझ सकी थी, क्योंकि वो अभी इन चीज़ों और इसके जज्बात को समझने से कासिर थी। पहले इसने हक की जितनी भी बातें की थी वह नुज़रत खान ने उसे रटाई थी, इसीलिए वो कर गई थी, वरना ज़रबख्त में अभी इतनी समझदारी नहीं थी कि वह दमीर खान के खुलूस को हक के साथ जोड़ सकें। अच्छा छोड़ो ये सब उदास बातें, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है पुप्पू को, जो तुम इनके लिए रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर रही हो? उसे उलझन में घिरे देखकर दमीर खान संजीदा तासीरात ज़ाहिर करते हल्के फुल्के अंदाज में गोया हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैंने पिछले हफ्ते इनकी शहजाद लाला से फ़ोन पर बात सुन ली थी। वो इनको बोल रही थी कि मेरी बीमारी का किसी को पता ना चले, किसी को इस बारे में नहीं बताना। फिर मैंने मोरे से बहुत बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात टाल दी। वो मुझे कुछ नहीं बता रही इनको हुआ क्या है। वजराबी कैफियत में बोलती चारपाई से उठ खड़ी हुई, नीली आंखों के किनारे फिर से नम होने लगे। दरअसल जब से इसने नुसरत खान और शहजाद की फ़ोन पर गुफ्तगू सुनी थी, वो उसी आधी अधूरी बात को पकड़कर हफ्ते में चुप कर कई बार रो चुकी थी। इसे बिला वजह हर छोटी छोटी बातों पर रोना आ रहा था, जिस तरह वो आज तड़प तड़प कर रो रही थी। ज़रबख्त, तुम्हें किस ज़बान में समझाऊं? रोना बंद करो, रोने से तुम्हारी आंखों को तकलीफ़ होगी। प्लीज़ अब नहीं रोना, और मुझे शहजाद का नंबर दो, मैं पप्पू का खुद पता कर लेता हूँ। तुम बिला वजह परेशान नहीं हो, पप्पू को पता है ना तुम रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लेती हो, इसलिए वो तुमसे बात छुपा गई होगी। वो इसकी बात पर चौंका था, मगर फिर ज़रबख्त की जज्बाती कैफियत देखकर बात को हल्के फुल्के अंदाज में लेता इसको सख्ती से रोने से मना कर गया। आज चंद मिनटों में ही वो इसके दिल पर कई वार कर चुकी थी। हिम्मत थी दमीर खान के दिल की, जो बेवक्त इसके आंसू, बेएतनाई और कड़वे गहरे अल्फाज को बर्दाश्त कर गया था, वरना जान तो ज़रबख्त के आंसू से हलक में अटका के रखी थी। लाला, आप मोरे को खुद किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं और मुझे बताएं इनको क्या हुआ है। मुझे मोरे की बातों पर यकीन नहीं आता। वो साथ वाली चारपाई पर पड़ा फ़ोन उठाकर शहजाद का नंबर ढूंढती मलतजी हुई थी। हाँ, मैं खुद देखता हूँ, सब
कुछ तुम नंबर दो शहजाद का, ताकि मैं पता लगा सकूं वो किस हॉस्पिटल में है, फुप्पू को लेकर गया है। दमीर खान अपनी जेब से फ़ोन निकाल कर कब नंबर करने लगा। लाला, मैं भी आपके साथ आऊँगी। नंबर लिखवाने के बाद इसने दमीर से इल्तिजा की थी। नहीं ज़रबक, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ, फुप्पू को लेकर आता हूँ, बस तुम मेरे लिए अच्छी सी चाय तैयार रखना। दमीर खान फ़ोन वापस अपनी जेब में डालता संजीदगी से मगर नरम लहजे में ज़रबक को अपने साथ ले जाने के लिए मना कर गया। जी ठीक है लाला, वो बिना बहस किए इसकी बात मान गई थी। आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो। वो इसको आवाज़ लगाता लंबे लंबे ढक भरता घर से निकल गया, जबकि ज़रबक फ़ौरन दरवाजे को कुंडी लगाती पीछे मुड़ गई थी। दमीर, तू बगैर हक के इतनी बातें कैसे कर सकता है? वो गाड़ी में सवार होते गुस्से से अपने हाथ का मुक्का बनाकर स्टीयरिंग पर मारने लगा। वो वाकई जज्बाती होकर वो सब कुछ कह गया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। ज़रबक को वो भला किस रिश्ते और किस हक के तहत अपने हिसार में रखने की बात कर गया था? ज़रबक रमीज़ खान, तुम्हें इंशाल्लाह बहुत जल्द ज़रबक दमीर खान बनकर मेरी ज़िंदगी में आने वाली हो, और फिर मैं तुम्हें अपने हिसार की कैद में ऐसे जकड़ूंगा जैसे जन्मों के बिछड़े साथी मिलते हैं। मेरा लम्स अपनी पर हिद्दत होगा कि तुम्हें मेरी बाहों में आकर अपनी पसलियाँ टूटती हुई महसूस होगी, मेरे वक्त का रोशन सितारा। दमीर खान आंखें मौन कर खुलता एक पर उम्मीद मुस्कुराहट के साथ गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकल गया। तकरीबन 15 मिनटों में ही दमीर खान शहजाद की बताई मतलूबा जगह पर पहुंच चुका था। नुज़रत खान को जैसे ही इसकी आमद का पता चला, वो डॉक्टर के पास से उठकर बाहर कॉरिडोर में इसका इंतजार करने लगी थी। उन्होंने पहले ही शहजाद से कहकर अपनी सारी रिपोर्ट्स इसकी गाड़ी में छुपा कर रखवा दी थी, ताकि दमीर खान को किसी भी तरह रिपोर्ट्स ना दिखे और ना ही वो कोई सवाल कर पाए। अस्सलाम वालेकुम फुप्पू। दमीर खान बेंच पर बैठी नुज़रत खान को देखकर दूर से मुखातिब कर गया। वालेकुम अस्सलाम। वो नरमी से उसका सलाम का जवाब देती बेंच से उठ खड़ी हुई थी। क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? डॉक्टर से चेकअप करवाया? क्या बोलता है डॉक्टर? इसने इनके करीब पहुंचकर फिक्रमंदी से इफ्तिसार किया। हाँ, चेकअप करवा लिया, डॉक्टर ने दवा दी है, कुछ खास नहीं है, चलो अब घर चलते हैं। ऐसे ही मामूली से खाने पीने में परहेज़ी नहीं की थी तो तबीयत बिगड़ गई, मगर अब ठीक हूँ, बेहतर हूँ, आ जाओ घर चलते हैं। वो निगाहें चुरा कर जवाब देती दमीर खान का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लिए बाहर की जानिब लिए बढ़ रही थी। ऐसे कैसे खाने पीने की वजह से तबीयत खराब हो सकती है? आप कुछ छुपा रही हैं। ज़रबक भी बोल रही थी आपने उसे कुछ छुपाया है। जब इसने आपसे पूछा, आप इसको अपनी सेहत के मुतालिक कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। दमीर खान ने कदम रोके और इसका हाथ पकड़े नुज़रत खान के कदम भी थमे थे। चेहरे पर इंकशाफ का तासिर आया। सच खुलने का डर वजूद में सरसरायत करने लगा। वह तेज़ी से अपनी तासिरात पर काबू पाती पीछे मुड़कर दमीर खान को देखने लगी, जो सवालिया नज़रों से नुज़रत खान को जवाब का इंतज़ार कर रहा था। अरे बेटा, वो तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है। मैं इसीलिए अपनी सेहत के बारे में इसको नहीं बताती। वो मेरे ज़रा से बुखार पर रो रो कर हलकान हो जाती है। अब तुम बताओ, ऐसे नरम दिल इंसान से बंदा क्या दुख बांटे जिसको दुख सुनाने के बाद संभालना मुश्किल हो जाए। वो अपनी तबीयत खराब कर लेती है, इसीलिए उसको कुछ नहीं बताती। वो मुस्तकिम लहजे में नज़रें झुकाए दमीर खान को जवाब दे गई थी। जो भी है फुप्पू, मैं आपके आज सारे टेस्ट करवा कर ही घर ले जाऊंगा। और आप ये किस हॉस्पिटल में आती है? यहाँ पे डिसिप्लिन और साफ़ सुथराई का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। यहाँ पर आकर मरीज़ ने ठीक होने की बजाय उल्टा बीमार होना है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको अपने एक दोस्त के पास लेकर जाता हूँ। वह शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर है। आप इनसे दवाई लेंगी तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। दमीर खान हॉस्पिटल के नाकिस इंतजामात और सफाई सुथराई में कोताही देखता झरझरी लेकर बोलता इनको अपने हुमरा हॉस्पिटल से लेकर निकला था। यह हॉस्पिटल इस इलाके का आम और मामूली सा था और इस हॉस्पिटल में शहजादी नुज़रत खान को लेकर आता था। शहजाद तो दमीर खान को दूर से देखते ही बिना सलाम किए निकल गया था। वह इससे मिलने का इरादा नहीं रखता था और वजह बहुत गहरी और हकारत ज़र्दा थी। नुज़रत खान के मना करने के बावजूद भी दमीर खान चंद मिनटों में ही उसे शहर के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल में ले आया था। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद सारे टेस्ट किए थे। टेस्ट की रिपोर्ट्स एक हफ्ते बाद मिलनी थी, इसीलिए डॉक्टर ने नुज़रत खान को सिर्फ दवाई ही दी थी। रिपोर्ट्स आने से पहले वो कोई पेश गोई करके इसको परेशान नहीं कर सकते थे, इसीलिए रिपोर्ट्स आने तक अपने खदशात को मुलतवी किया था। वरना वो नुज़रत खान की नब्ज़ पकड़ कर ही समझ गए थे कि इनको कौन सा मर्ज़ है, लाहक है। लेकिन फिर भी उन्होंने रिपोर्ट्स के साथ कुछ इंकशाफ करना बेहतर समझा था। कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी मोरी को, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने आज इनके सारे टेस्ट करवा दिए। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट्स मिल जाएगी और तुम्हारा वहम भी दूर हो जाएगा। इंशाल्लाह रिपोर्ट्स ठीक आ जाएगी। मैं खुद एक हफ्ते बाद आकर आपकी रिपोर्ट्स ले आऊँगा। अभी तो फ़िलहाल मेरी आज शाम की फ़्लाइट है, मुझे एक हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है, कुछ कारोबारी मामलात के सिलसिले में। दमीर खान चाय का कप लेता हुआ ज़रबक को अपनी तरफ मतवजा करने लगा।
लाला, अभी आप तो आए थे, फिर वापस से जा रहे? वो इसकी बात सुनकर उदासी से बोली। ना जाने क्यों इसके जाने का सुनकर चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। बस 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आ जाना है, इसने चाय कप से लबों से हटाकर जवाब दिया। इसने ज़रबत के चेहरे पर पिछली मिनट में उदासी बखूबी नोट की थी जो आमिर खान के जाने का सुनकर आई थी। वो दोनों हल्की फुल्की बातों में मसरूफ़ हो गए, जबकि नुसरत खान खामोशी से बैठी रिपोर्ट्स आने के बाद ज़रबत के रिएक्शन के लिए परेशान हो रही थी। इस वक्त इनके दिमाग कई सोचों में उलझा हुआ था। इनमें सबसे सरफहरिस्त शहजाद की बहन की परसों कही गई बातों ने दिमाग को जकड़ा हुआ था। देखना ये था कि आने वाले वक्त में वो ज़रबत की ज़िंदगी के मुतालिक क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि इनकी अपनी ज़िंदगी आखिरी बाब के इस हतमी सफ़े पर पहुंच चुकी थी और वो अपनी ज़िंदगी का बाब ख़त्म होने से पहले ज़रबत की ज़िंदगी को नई किताब की सूरत देना चाहती थी। नुज़रत आपा, मेरी बात माने तो आप इस रिश्ते के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बस अल्लाह पर और मेरे किए गए वादों पर भरोसा करके आमीन कहें। सुल्ताना बेगम पिछले 1 घंटे से नुज़रत खान को ज़रबत के रिश्ते के लिए राज़ी करने की कोशिश कर रही थी। सुल्ताना बेगम दरअसल शहजाद की बहन थी। शहजाद की शादी 5 साल पहले हो चुकी थी, मगर इसके यहाँ औलाद नहीं थी और शहजाद की पहली बीवी ने औलाद की कमी और बांझपन के तानों से तंग आकर 1 साल पहले इसके छोड़कर चली गई। अब शहजाद अपनी दूसरी शादी रचाना चाहता था ताकि बीवी भी मिल जाए और औलाद की कमी भी पूरी हो जाए। इसी सिलसिले में शहजाद की पिछले 1 साल से ज़रबत पर नज़र थी। इसने आज तक ज़रबत का चेहरा नहीं देखा हुआ था, लेकिन इसकी नीली आंखें इसे हर वक्त ज़रबत के हसीन रूप का पता देती थी। वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। जितनी दफ़ा भी उसे शहजाद ने देखा था, हमेशा नुज़रत खान को गाड़ी में सवार करने की गर्ज से वो घर से बाहर निकलती तो शहजाद उसकी आंखें देख लेता था। नुज़रत खान ने सारी ज़िंदगी अपने मोहल्ले में किसी की मदद नहीं ली। वो अपनी और अपनी बेटी की इज़्ज़त की हमेशा हिफाजत करती और अपने सारे काम खुद करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से शहजाद ज़बरदस्ती उनकी मर्ज़ी के बगैर इनके बाहर छोटे मोटे काम करने लगा। लेकिन फिर नुज़रत खान का इसका एहसान मुश्किल से ही लेती थी, वरना वह हमेशा उसकी मदद के ऑफ़र को इनकार कर देती। मगर पिछले 4 महीनों से नुज़रत खान मुकम्मल तौर पर शहजाद पर इन्हिसार करने लगी थी। इसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इनको डॉक्टर के पास ले जाने की सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली थी और तो और नुज़रत के सारे टेस्ट और दवाओं पे पैसे भी अपनी जेब से खर्च करने लगा। लेकिन उन्होंने हमेशा उससे ली गई रकम देर से ही सही मगर वापस ज़रूर की थी। फिर भी वो इन पर दिखावे के इतने एहसान तो कर चुका था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता इससे करने के बारे में एक बार सोचे तो ज़रूर। और इसी गर्ज से शहजाद आज अपनी बड़ी बहन नुज़रत खान के यहाँ रिश्ते के लिए तीसरी दफ़ा भेज चुका था और ये बावर करवा के भेजा था कि वो हर हाल में नुज़रत खान को इस रिश्ते के लिए मना कर आए। सुल्ताना, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, अभी वो 17 साल की है। इसके और शहजाद की उम्र में बहुत फ़र्क है। ज़रबत इसे लाला बोलती है और वैसे भी शहजाद तो पहले से ही शादीशुदा है। मैं ऐसे कैसे अपनी मासूम सी बच्ची को एक 35 साल शादीशुदा मर्द के साथ बांध दूँ? मैंने बहुत गौर व फिक्र किया है इस रिश्ते के बारे में। मेरा दिल इस रिश्ते के लिए मुतमईन नहीं है। नुज़रत खान बगैर किसी हिचकिचाहट के सुल्ताना बेगम को हक़ाइक़ से आगाह करती इनकार कर गई थी। इनको ना जाने क्यों सुल्ताना बेगम का अंदाज़ बनावटी लग रहा था, जैसे वो इस रिश्ते को पाने के लिए सच और झूठ का लिहाज बिलाए ताक रखे अपने मुद्दे पर कायम थी। नुज़रत आपा, मर्द की उम्र भला कौन देखता है? मर्द तो सारी ज़िंदगी जवान रहता है और जहाँ तक रही पहली शादी की बात, तो वो हमने नहीं तोड़ी, बल्कि वो बदनसीब लड़की खुद ही छोड़कर चली गई थी। वरना शहजाद को तो इसके बांझपन पे या इसमें किसी कमी में भी कोई मतलब नहीं था। इसे हमेशा उसे इज़्ज़त व मोहब्बत देकर अपने साथ रखने की कोशिश की, लेकिन इसने उल्टा मेरे भाई को नुक्स ज़दा करार देकर अलहदगी इख्तियार कर ली। मैं मानती हूँ ज़रबत की उम्र कम है, लेकिन वो बहुत समझदार बच्ची है। अगर इसको किसी रिश्ते में बांध देंगे तो वो अपना रिश्ता बखूबी निभाएगी। सुल्ताना बेगम संजीदगी से बोलती दूसरी चारपाई से उठकर इनके पास आकर बैठ गई। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी ज़रबत और शहजाद का कोई जोड़ ही नहीं और इसके भाइयों की वो उम्र का है। ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। नुज़रत खान भी अपनी बात पर कायम रही थी। वो पिछले 3 दिनों से काफ़ी इस बात पर सोच चुकी थी और यही नतीजा निकला था कि ज़रबत के लिए शहजाद का रिश्ता देना बेवकूफ़ी है। नुज़रत आपा, होश करें। इतना अच्छा रिश्ता आप अपने हाथों से गंवा कर नुकसान कर रही हैं। अपनी हालत के बारे में सोचें और ज़रबत को महफूज हाथों में दे कर जाएँ। मैं नहीं कहती कि आपको कुछ हो। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपको बीमारी से शिफा दे। लेकिन नुज़रत आपा, यहाँ तक आपकी बीमारी फैल चुकी है। मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा मोहलत मिलेगी। आपके पास वक्त बहुत कम है।
उधर आपकी आंखें बंद होगी और उधर ज़रबक दर बदर की ठोकरें खाने के लिए अकेली रह जाएगी। आपके बगैर तो इसका बच्ची का जीना महाल हो जाएगा और ज़माना अकेली कंवारी बच्ची को नज़रों और बुरी नीयतों से नोच खाएगा। मेरी माँ ने तो अपने हाथों से अपनी बच्ची को किसी मजबूत मर्द के सुपुर्द कर दे, इसका फ़र्ज़ अदा करे और इसकी ज़िंदगी की हिफाजत और ज़रूरियात की जिम्मेदारी ज़रबत के होने वाले महरम को सौंपे, ताकि आपकी गैर मौजूदगी में कोई इसका आसरा और सहारा हो। लाला तुम्हारा वो जो है साल भर मुड़कर तुम्हारी खबर भी नहीं लेता। अगर फ़र्ज़ करो तुम्हारे बाद वो तुम्हारी बेटी को घर भी ले जाते, तो क्या तुम्हारी भाभी ज़रबत को अपने घर में रहने देगी? क्या अपने घर में इसका वजूद कबूल करेगी? जिस भाभी ने सारी ज़िंदगी तुम्हारे लाला को तुमसे दूर रखा, तुम्हें सालों पहले घर से बेइज्जत करके निकाला था, तुम्हारी मासूम सी 5 साल बच्ची और तुम्हारे बेवा होने का लिहाज भी न रखते हुए तुम्हें अपने घर में जगह देने से इनकार किया था, तो फिर क्या आज तुम्हारी वही भाभी ज़रबत को पनाह देगी? वो नहीं देगी, वो कभी भी नहीं। इसके वजूद का साया भी अपने घर पर नहीं पड़ने देगी। अगर आप ज़रबत को तानों और बेबसी से बचाना चाहती है तो इसको अपना घर मुहैया करे, इसका निकाह करके अपने घर की मालकिन बनाए, जहाँ से इसे कोई निकाल ना सके, कोई इसके वजूद को बोझ ना समझे, कोई इस पर हुक्म ना चलाए, बल्कि वो अपने घर की होकर इस पर राज करे और वो परसुकून ज़िंदगी जिए, किसी का एहसान लिए बगैर। अपने महरम से अपनी जिम्मेदारी और ख्वाहिशात पूरी करवाएं, ना कि किसी दूसरे की तंज और जली कुटी बातें सुनकर ज़िंदगी ऐसी ही उगता जाए। आपके पास वक्त की किल्लत है, आपने जीते ही जी ज़रबत की ज़िंदगी संवर जाए, वरना इसकी बच्ची की ज़िंदगी के साथ साथ इसकी ज़ात भी बिखर जाएगी। सुल्ताना बेगम अब जानबूझकर इनको तलख हकीकत बताकर जज्बाती कैफियत में मुब्तला कर अपनी पसंद का फ़ैसला करने पर मजबूर कर रही थी। मैं मानती हूँ मेरे पास वक्त बहुत कम है और मेरे बचने के मौके भी तकरीबन ना होने के बराबर है, और मैं ये भी जानती हूँ मेरे बगैर मेरी बच्ची इस भरे जहाँ में टूट कर बिखर जाएगी। मेरे जाने के बाद उसे ज़िंदगी का बहुत सताएगी। इसे जीने से बेहतर है मेरे साथ मर जाना आसान लगेगा। वो बहुत तकलीफ़ से गुजरेगी मेरे साथ छूटने के बाद, मगर मैं अपनी ज़रबत को जानती हूँ, वो सब कुछ सह लेगी। वो ज़िंदगी के हालात से किसी न किसी तरीके से लड़ लेगी। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद वो मेरे बगैर जीना सीख लेगी। मैं अपने मरने के डर और उस डर से, इसके अकेला रह जाने के खौफ से बिल्कुल भी उसे किसी ऐसे आदमी के साथ नहीं बांधूंगी जिसके साथ मेरी बेटी का कोई जोड़ ना हो। हाँ, मेरे बगैर वो बेसरूर सामान हो जाएगी, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं इसको एक ऐसे रिश्ते की आग में झोंक दूँ जिससे बचने के लिए इसके पास कोई राह नहीं हो। शहजाद के साथ ज़रबत का रिश्ता करना बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं अपनी बच्ची को अपने हाथों से एक अंधेरे कुएं में धक्का दे रही हूँ, और इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए इसका कद बहुत छोटा है। शहजाद पक्की उम्र का मर्द है, मेरी बच्ची का ज़हन अभी नशोनुमा के लिए मराहिल में है। वो ना समझे, इसकी उम्र कच्ची है, वो इस रिश्ते को कभी नहीं निभा सकेगी। ज़रबत को इस रिश्ते में बांधने से बेहतर इसका बेआसरा होना ही ठीक है। मैं नहीं चाहती मेरे बाद मेरी बेटी ज़िंदगी की उलझनों के साथ साथ रिश्ते की उलझनें भी पाले। बाकी जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। इंसान बेशक बेसहारा और अकेला हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ती। मेरे बाद मेरी ज़रबत की हिफाजत मेरा अल्लाह करेगा, और इससे एक मेरा सहारा छीनेगा तो 100 कोई और बेहतर सहारा बना देगा। बस अल्लाह ताला मेरी ज़रबत के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। नुज़रत खान रंजीदगी से बोलती एक ठंडी सांस हवा में मुंतशिर करती। सुल्ताना बेगम की बातों पर गैर मुतफ़िक नज़र आई। इनकी आंखें तकलीफ़ से नम होने लगी, सांस घुटने लगा था। वो ज़रबत को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके एक लिहाज से मुतमईन तो थी, लेकिन वहीं पर वह इसके लिए फ़िक्रमंद और परेशान भी थी। मगर उन्होंने सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात पर छोड़ दिया था। जब मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए जाए तो फिर इसकी ज़ात अक़दास पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला जो भी करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। वो एक दुख देता है तो उसके पीछे 100 सुख छुपे होते हैं। अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलिहत होती है। वो भी जो करता है इंसान की भलाई के लिए करता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आजमाइशें और मुसीबतें देकर आजमाता है। जो मुसीबत और आजमाइश में साबित कदम रहा, इसका इनाम भी उतना बड़ा होगा। बेशक अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर होता है, लेकिन उज़्ज़त आपा, अल्लाह ताला ने रिश्ते इसलिए बनाए हैं ताकि इंसान अकेला ना हो। इंसान को जीने और ज़िंदगी गुजारने के लिए रिश्तों की ज़रूरत होती है, ताकि वो दुख सुख में एक दूसरे के साथी बनकर दुखों से निकल सके, खुशियों को मिलजुल कर जी सके। हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर रिश्तों और सहारों की ज़रूरत होती है। ज़िंदगी रिश्तों के बगैर ही गुजर ही नहीं सकती। खूबसूरत रिश्तों के बिना तो ज़िंदगी
फीकी है। अपनों के अलावा तो दुनिया इंसान के लिए एक कैद खाना बन जाती है और बेसहारों के लिए सज़ा की जगह बन जाती है। अब भी तो आप कह रही हैं कि आपके बगैर ज़रूरत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपको इस भरे जहाँ में अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रही हैं। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन तदाबीर करने वाला है और इसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं अपनी जगह से हिल सकता, लेकिन आप भूल रही है कि ज़रूरत एक जवान कंवारी लड़की है। आपकी आंखें बंद होने से पहले ये ज़माने के दरिंदे उसे बेआसरा समझकर नोच डालेंगे। इसकी असमत व आबरू को मिसमार कर देंगे, इसके जिस्म की बोटियां नोच खाएंगे। अकेली लड़की हमारे माशरे में लोग जिंदा निकल जाते हैं। आपको पता है ना ज़माना कितना ख़राब है। यहाँ पर लोग गलीज नज़रों से ही इज़्ज़तें तार तार करके रख देते हैं। एक मजबूत और बाहिम्मत खातून को भी अपनी नज़रों और हरकत से शर्मिंदा करके इसकी इज्जत पर वार कर देते हैं। ज़रबक तो फिर भी मासूम और नाजुक सी लड़की है, वो भला कैसे ज़माने की बेलगाम नज़रों को अपने जिस्म पर रेंगने से रोक पाएगी। इसको एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है जो इसको ज़माने की तमाम तकलीफ़ात से बचा सके, जो इसको अपने मजबूत हिसार में लेकर ज़माने की तमाम तलखियों से छुपा सके। मेरा भाई बहुत अच्छा है, वह ज़रबत को हर लिहाज से खुश रखेगा, इसे अपनी हथेली का छाला बना कर रखेगा। शहजाद के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, अच्छा कारोबार है, चल रहा है। ज़रबत को मेरे भाई के घर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। वह ज़रबत को बेइंतहा मोहब्बत भी देगा और इज़्ज़त भी देगा। आप जल्दी ही इसकी ज़िंदगी के बारे में बेहतर फ़ैसला लें। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त गुजर जाए और आपकी ज़रबत फिर से बेसहारा हो जाए। अपना सहारा टूटने से पहले इसके लिए कोई मजबूत साहिबान बनाए जिसमें वो रहकर अपनी ज़िंदगी बिना वो खौफ व ख़तरे की गुजार सके। सुल्ताना बेगम भी अपने मौक़िफ़ पर डटी रही। वो ज़रबत का रिश्ता किसी सूरत हाथ से जाने नहीं दे सकती थी, इसीलिए बार बार नुज़रत खान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से राज़ी करने की कोशिश कर रही थी। सुल्ताना बेगम जानती थी कि उनके पास शहजाद के अलावा कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है। फिलवक़्त वो अपने लाला के यहाँ कभी ज़रबत को नहीं भेजेगी। इनके मुताबिक ना सही इसका भतीजा ज़रबत को अपनाएगा, क्योंकि इनके और नुज़रत खान के स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तावर इसी बात को सोचते हुए सुल्ताना बेगम ज़रबत को हासिल करना आसान समझा। मेरी ज़रबत कभी भी बेअसरा नहीं हो रहेगी, इसका मामू ज़िंदा है, मेरा दमीर रह देगा मेरी बच्ची को महफूज साहिबान, वो देगा इसको इज़्ज़त व मान। मैं अपनी ज़रबत अपने भतीजे के सुपुर्द करके जाऊँगी। वो मेरी ज़रबत की सारी जिम्मेदारियाँ भी पूरी करेगा और इसकी जान व इज़्ज़त की हिफाजत भी करेगा। मैं बहुत जल्द ज़रबत को दमीर की मलकियत में दे दूँगी। वो मेरी बेटी को फूल से भी ज़्यादा नाज़गी से रखेगा। इनके दिमाग में अचानक दमीर खान का नाम और चेहरा क्लिक हुआ। नुज़रत खान के शिकंजदा चेहरे पर एकदम फतेहमंदी की लहर दौड़ी थी। दमीर खान का ख्याल ही इनके चेहरे और दिल को परसुकून कर गया। वह चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट आंखों में मान लिए फ़क्रे अंदाज में बोली, तुम क्या अपने भतीजे से ज़रबत की शादी करोगी? सुल्ताना बेगम के चेहरे के नकुश एकदम तने थे। नुज़रत खान के तंग सहन में नफ़रत की हवा चली थी। वह नक़वत से इनके घूरने लगी। हाँ, मैं अपने दमीर को अपनी ज़रबत के लिए चुनती हूँ। मैंने आधे मुंह से कहना है और मेरे बच्चे ने मेरी बात पर सरखम तस्लीम करना है। वो अपनी फुप्पू की कोई बात पर ख्वाहिश नहीं टालता। बहुत फरमा बरदार बच्चा है, वह मेरे हुक्म की तकमील करेगा। वो आंखों में चमक लिए पर उम्मीदी से बोली। इनके लहजे में एक मान था जो इन्हें दमीर खान पर था। नुज़रत आपा, मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही है। आपको क्या लगता है आपका पढ़ा लिखा भतीजा इतना बड़ा कारोबारी आदमी इस मामूली से मोहल्ले की एक मामूली सी लड़की से शादी करेगा? इसको बाहर की हवा लगी हुई है और किसी अपनी जैसी से शादी करेगा। कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन ज़रबत जैसी मामूली लड़की को नहीं अपनाएगा, फिर वो चाहे आपका भतीजा ही क्यों ना हो। होश के नाखून ले नुज़रत आपा, तुम्हारी और तुम्हारे भतीजे के मर्तबे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर लिया कि वो ज़रबत को अपनाता है, इसे अपना नाम करता है। जब वो इसे अपने घर अपनी बीवी की हैसियत से ले जाएगा तो क्या तुम्हारी भाभी इसको अपनी बड़ी बहू के रूप में तस्लीम करेगी? क्या वो ज़रबत को अपने घर में बड़ी बहू वाला मुकाम वो मर्तबा देगी? जिस औरत को शुरू से ही तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के वजूद से नफ़रत हो, वो भला कैसे तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के साथ मुंसलिक रहने देगी? अगर तुम्हारा भतीजा अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर तुम्हारी बात मान भी लेता है और ज़रबत को अपने निकाह में ले लेता है, घर भी ले जाता है, सब कुछ हो जाता है, मगर उसका नतीजा पता है क्या होना है? ज़रबत को तुम्हारी भाभी ने तलाक दिलवानी है। आखिरकार तुम्हारा भतीजा कितनी ही देर अपनी माँ के आगे डटा रहेगा? एक ना एक दिन वो अपनी माँ के कहने पर तुम्हारी ज़रबत को सहारा देकर बेसहारा कर देगा। फिर क्या करेगी तुम्हारी बेटी? नुज़रत आपा, वो ख्वाब नहीं देखने चाहिए जो हमारी औकात से बाहर हो या जिनकी ताबीर भयानक हो। दमीर खान के नाम सुनते ही सुल्ताना बेगम हकारत आमेज़ लहजों का चुनाव करती तीखे लहजे में बोली। इनके हर लफ्ज़ से दमीर के लिए नफ़रत छलक रही थी और बिल्कुल ऐसी नफ़रत शहजाद को हुई थी जब इसने पहली मर्तबा इसको नुज़रत खान के घर से निकलता देखा था। तब से वो शहजाद की नज़रों को ठिठका था।
दमीर मुख्तलिफ है, वो अपने अहद का पक्का है। अगर उसने ज़रबत को अपना लिया तो कभी नहीं छोड़ेगा। नुज़रत खान शिकस्ता और मुरझाए हुए लहजे में बोली। कहीं ना कहीं उन्हें अब सुल्ताना बेगम की बातें ठीक लगी थी, क्योंकि वो अनीसा खान और इसके मिजाज को जानती थी, और वो ये भी जानती थी कि अनीसा खान को इससे और ज़रबत से कितनी नफरत है। नुज़रत खान की आंखों के सामने माजी की तलख और अजियत भरी पूरी यादें लहराई थी, जब अनीसा खान ने इन्हें कम हैसियत समझते हुए घर से निकाला था। नुज़रत का दिल भारी हुआ, सांस लेने में दुश्वारी हुई और आंखों से गमों का लावा फट के पिघलने लगा। सुल्ताना मैं फिलवक्त कोई भी फैसला नहीं ले सकती। मैं अपनी बच्ची की रजामंदी के जाने बगैर उसकी ज़िंदगी का कोई इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। वो जो कहेगी मैं वो करूँगी। नुज़रत खान अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से साफ करती भारी आवाज़ में बोली थी। वो सुल्ताना बेगम की मजीद तलक सच्चाई पर मबनी बातें नहीं सुन सकती थी। नुज़रत आपा, इसमें रोने वाली क्या बात है? हम हिम्मत करें, सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह हमारी ज़रबत का नसीब नेक करेगा। हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आप बेशक इस पर तसल्ली से सोच लें। ज़रबत की रजामंदी ले लें, हम ना इंतज़ार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब वैसे भी मैं जानती हूँ ज़रबत बहुत नेक बच्ची है, वो आपका हर फैसला सर आँखों पर रखेगी। इसको इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं होगा। बस आपने आप फिक्र नहीं करनी, आप आराम करें और ख़ुद को परसुकून करें। जहन को हर परेशानी और फिक्रमंदी से आज़ाद कर दे। जब तक मैं और शहजाद आपके साथ हैं, आपको किसी रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं पेश आने देंगे। सुल्ताना बेगम बनावटी लहजे में बोलती नुज़रत खान को तसल्लियाँ देने के साथ साथ ज़बरदस्ती ज़रबत को शहजाद के साथ जोड़ने पर मुसलसल तकरार कर रही थी। ज़रबत को इस बारे में आप मत बताइएगा, मैं खुद इससे बात करूँगी, अपनी बीमारी के बारे में मैं भी और इस रिश्ते के बारे में भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती ज़रबत को ये बात किसी तीसरे से पता चले और मुझसे बदगुमान हो जाए। मरते हुए इसकी बदगुमानी और बेरुखी नहीं सह सकती। नुज़रत खान रंजीदगी से बोलती इनके आगे इल्तिजा कर गई, क्योंकि वो जानती थी सुल्ताना किस तबीयत की मालिक थी। वह ज़रबत को शादी के लिए राज़ी करने के लिए किस हद तक भी जा सकती थी। यहाँ तक कि नुज़रत खान की बीमारी को आलाकार बनाकर वो ज़रबत को जज्बाती करके फ़ैसला अपने हक़ में करवा सकती थी। इसीलिए नुज़रत खान ने सुल्ताना बेगम को पहले ही ऐसी हरकत करने से मना कर दिया। वो थोड़ी देर और बैठने के बाद चली गई थी और इसकी कही गई बातों ने नुज़रत खान को एक दफ़ा फिर से सोच में डाल दिया था। दमीर अपनी माँ के खिलाफ क्यों जाएगा? वो इसकी नाफरमानी कभी नहीं करेगा। वो इनकी रजामंदी के बगैर भला ज़रबत को क्यों अपनाएगा? इसकी माँ इसकी जन्नत है, वो भला अपनी जन्नत को क्यों नाराज़ करेगा? अनीसा कभी भी ज़रबत को कबूल नहीं करेगी, तो फिर दमीर अपनी माँ की क्यों कर हुकूमत दिलवी करेगा? क्या पता अनीसा ने दमीर का कहीं रिश्ता तय रखा हो। सुल्ताना बेगम इन्हीं की कई सवालों के अकेला जंगल में उलझा गई थी और नुज़रत खान इन सवालों में उलझी बैठी निकलने की राह तलाश कर रही थी। लेकिन जैसे वो एक सवाल का जवाब ढूंढती आ गया, अनीसा खान का रवैया सोचते हुए वो एक जवाब भी धुंधला होकर कहीं गुम हो जाता। काफ़ी देर सवालों से लड़ने के बाद नुज़रत खान नकाहत से झुंझलाते हुए तमाम तर सोचों और ख्यालों को झटक कर अपने सारे आंसू पीती ज़रबत को आवाज़ लगा गई, क्योंकि सिर्फ एक यही नाम इसके लिए अंधेरे से उजाला था, दुख में सुख का जरिया था, उदासी में मुस्कुराहट थी, फीकी ज़िंदगी की रंगीन रौनक थी, बेमकसद हयात का खूबसूरत मकसद थी। ज़रबत का चेहरा देखकर नुज़रत खान अपनी आधी तकलीफ़ भूल जाती थी। ज़रबत इनकी आंखों का नूर और दिल का सुकून था। ज़रबत, नुज़रत खान ने फिर से थोड़ी ऊँची आवाज़ सदा लगाई। शायद ज़रबत इनको सुन नहीं रही थी, इसीलिए अभी तक बाहर नहीं आई। ज़रबत अंदर फ़ोन पर नुज़रत खान की सारी दवाएं निकाल कर इनकी तफसील और किस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है खोजने में लगी हुई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इनमें ज़्यादातर दवाएँ बुखार की थी और एक दो इंजेक्शन ऐसे थे जिनका इस्तेमाल वो समझ ना सकी। ज़रबत, नुज़रत खान ने तीसरी मर्तबा इसको सदा लगाई थी। आ रही हूँ मोरे। वो माँ की पुकार सुनती झुंझलाते हुए सारी दवाइयाँ उठाकर परे रखती, पैरों में जूता अड़सते बाहर की जानी बढ़ी। क्या कर रही थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ। ज़रबत को कमरे से निकलता देखकर वो उदासी से बोली, अंदर थी मोरे, फ़ोन में मसरूफ़ थी, आपकी आवाज़ नहीं सुन सकी। आप बताएं क्या हुआ है? सुल्ताना आंटी चली गई। वो माँ के करीब पहुँचती सुल्ताना बेगम की गैर मौजूदगी को नोटिस करके सवाल करने लगी। हाँ, वो चली गई है और तुम इधर बैठो मेरे पास, मुझसे दूर ना रहा करो, मेरी आंखों के सामने रहा करो। जब तुम आंखों से ओझल होती हो तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अब तो ऐसे लगता है अगर तुम मेरे से एक मिनट भी दूर रही तो मैं मर जाऊंगी और आखिरी बार तुम्हारा चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा। वो ज़रबत को अपनी तरफ आने का इशारा करती अफसरदगी से बोली थी। इनका लहजा दर्द और अजियत से चूर था। कैसी बातें करिए आप मोरे, मैंने आपको कितनी मर्तबा समझाया कि ऐसी मायूसी और मुझसे बिछड़ने की बातें मत करें। अगर आपने आइंदा ऐसी बातें की तो मोरे आप मुझसे बाद में बिछड़ेगी। मैं आपको पहले ही छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि आपके बगैर मुझे इस बेमकसद दुनिया में नहीं रहना। आप है तो मैं हूँ, आप मेरी कुल कायनात है।
आपका होना ही मेरी कायनात को मुकम्मल करता है। आपके बगैर तो ज़रबख्त एक मिनट भी सांस नहीं ले सकती। आप क्यों ऐसी बातें करके मुझे ज़रा ज़र्रा करके मार रही है? वो तेज़ी से नुसरत खान के सीने से लिपटती भीगी आवाज़ में शिकवा करने लगी। ज़रबख्त का दिल हर रोज़ नुसरत खान की बातों और हालत से छलनी होता था। इसके पास सिवाय दुआ के और अजियतों के बर्दाश्त करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ज़रबख्त की यही जज्बाती हालत देखकर वो इसको हकीकत बनाने से डरती थी। अरे पगली, तुम भी ना मेरी बातों को कहाँ से कहाँ ले जाती हो। मैं तो इसीलिए कह रही थी कि अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। तुम मेरे पास रहा करो। तुम्हारे आसपास होने से मेरी रूह और दिल सुकून में रहता है। और अल्लाह ना करे मेरी बेटी को कुछ हो। मेरी बेटी को अल्लाह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ज़माने की हर खुशी तुम्हें नसीब करें। तुम्हें महरम की बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो नसीब करें। सारी ज़िंदगी तुम्हारी झोली सुकून से भरी रहे। खुशियाँ तुम्हारी मोहताज हो। ज़माना तुम्हारे नसीब पर रश करे। तुम अपने महरम के लिए और वो तुम्हारी लिए आंखों की ठंडक बने। तुम इसका हमेशा रोशन वक्त बनकर इसकी ज़िंदगी को अपनी ज़ात की शौकी और रोशनी से जगमगाए रखो। इसकी कायनात तुमसे शुरू हो, तुम पर ख़त्म हो। इसकी मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़ महूर हमेशा तुम्हारी ज़ात रहे। अल्लाह मेरी ज़रबख्त के नसीब अच्छे करें। तुम्हारे हिस्से में नेक और बेहतरीन हम सफ़र लिखे। आमीन। नुसरत खान जहाँ बजा इस ज़रबख्त के सर पर अपने लब रखती उसे मज़ीद अपने सीने में बिछे ढेरों दुआओं से नवाजने लगी। आज नुसरत खान की दुआओं में एक तड़प थी, कबूलियत की तड़प। उन्होंने शिद्दत से आज अपनी बेटी के लिए नेक हमसफ़र मांगा था और ना जाने क्यों ये दुआ दोहराते हुए नुसरत खान के जहन में बार बार दमीर का रोशन वजीहा चेहरा नमूदार होता था। दुआ के इस सिलसिले में एक बार भी उन्होंने गलती से भी शहजाद के बारे में नहीं सोचा था। ज़रबख्त आज पहली बार अपनी माँ के मुँह से इसके हमसफ़र की दुआ पर दो बदू हुई थी। थोड़ी सी परेशानी हुई थी, थोड़ी सी शर्माई थी। परेशानी इसीलिए कि दिमाग में अभी शादी का वहम गुमान भी नहीं था, और शर्माई इसलिए क्योंकि नुसरत खान ने इसके हमसफ़र में खूबियों का वाज़े किया था। वो इनकी दुआओं पर दिल में आमीन बोलती आंखें मूंदे इनके सीने पर सर रख कर सुकून लेने लगी थी। नुसरत खान हमेशा ज़रबख्त के अच्छे नसीब की दुआ करती थी, लेकिन उसके सामने इसके हमसफ़र की खूबियाँ नहीं जताई थी, और शायद ये सब सुनकर वो शर्मा गई थी। ज़रबख्त, तुम वाकई में अपनी महरम के वक्त का रोशन सितारा बनोगी इंशाअल्लाह। नुसरत खान इसके मासूमियत से भरे चेहरे पर निगाह डालती हल्का सा मुस्कुराई। मोरे, मुझे आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना। ज़रबख्त नाक सिकोड़ कर बोलती मज़ीद शर्म से नुसरत खान के सीने में मुँह छुपा गई। इसकी यह हरकत देखकर नुसरत खान की हंसी की आवाज़ सहन में गूंजी थी। क्या पापा, नुसरत खाला ने क्या कहा? शहजाद ने बेसब्री से अपनी बहन की वापसी का इंतज़ार कर घर के अंदरूनी साइड गेट के करीब टहलते हुए कर रहा था। सुल्ताना बेगम को घर में दाखिल होते देखकर वो इजलत में इनकी तरफ बढ़ता सवाल कर गया। अभी कुछ नहीं कहा, वो बोल रही है, सोच के बताऊंगी। और दूसरी बात, ज़रबख्त की रजामंदी जान करी वो कोई फैसला करेगी। उन्होंने कहा है कि जैसा ज़रबख्त कहेगी वो वैसा ही करेगी। अब देखो क्या होता है, फैसला तुम्हारे हक में होता है या तुम्हारे खिलाफ। सुल्ताना बेगम खुद को चादर की कैद से आज़ाद करती सरसरी लहजे में शहजाद को सारी सूरत हाल से आगाह कर गई। क्या मतलब, मेरे खिलाफ में कुछ नहीं समझा? शहजाद ने इसकी आखिरी बात सुनकर नासमझी से सवाल किया। इसके चेहरे पर शिकने वाज़े हुई थी। तुम ठीक कह रहे थे कि नुसरत आपा का भतीजा काम खराब करेगा। वही हुआ जिसका डर था। वो कह रही थी शादीशुदा शहजाद को अपनी बेटी देने से बेहतर मेरे पास मेरे भतीजे का ऑप्शन है। वो ज़रबख्त का हाथ अपने भतीजे को देना चाहती है। पहले तो इसने साफ साफ तुम्हारे लिए इनकार कर दिया, फिर लेकिन मैंने भी बातों बातों में उन्हें उनकी भाभी के रवैये का आईना दिखाया और इनके रवैये से डराने की कोशिश की। बस तुम दुआ करो वो दमीर कभी भी अब यहाँ ना आए। कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी नहीं आए जब तक तुम्हारा ज़रबख्त से निकाह ना हो जाए, वरना दमीर सारा मामला ख़राब कर देगा। सुल्ताना बेगम अब एक अंदेशे के तहत फिक्रमंदी से गोया हुई। इस बुढ़िया को क्या मसला है? मेरे 4 माह के एहसानात भूल कर इस 4 दिन के आए भतीजे को रिश्ता देगी। तब कहाँ था वो भतीजा जब आधी आधी रात को मैं इनको हॉस्पिटल लेकर जाता था, जब इतने महंगे महंगे टेस्ट अपनी जेब से करवाता था, तब ना भाई ने खबर ली ना भतीजा है। अब आके ज़रबख्त को कोई हक नहीं जता सकता। वो लड़की सिर्फ मेरी है। इसको पाने के लिए मैंने पूरा 1 साल पापड़ बेले हैं। अब इतनी आसानी से उसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैंने पता करवा लिया था उस कल के आए दमीर के बारे में सारा। इसकी नीयत ख़राब हो रही है ज़रबख्त पर। इनको यहाँ से प्रोटोकॉल साथ शादी पर ले जाना, फिर लाखों रुपए की शॉपिंग करवाना, मैं सब इसकी चालाकियाँ समझ गया।
वो क्या चाहता है? अब बस आपा आप तैयार रहें, मुझे ज़रबक से इसी हफ्ते दमीर के वापस आने से पहले पहले निकाह करना है। वो वापस आ गया तो सारा काम बिगाड़ देगा। नुज़रत खान के इरादे और दमीर का नाम सुनते ही शहजाद गुस्से से धाड़ा। गुस्से से वजह से उसकी गर्दन और हाथों की रगें तन गई थी। दमीर खान को ज़रबत के साथ सोचकर ही इसके जिस्म में चिंगारियाँ उठ रही थी। लेकिन इतनी जल्दी कैसे? ज़रबत की मर्ज़ी के बगैर हम ये निकाह नहीं कर सकते, पहले इसको मनाना होगा। खैर तुम इसकी फ़िक्र ना करो, मैं ज़रबत को मना लूँगी। जब इसे नुज़रत आपा की बीमारी का पता चलेगा तो वो खुद ब खुद मान जाएगी। सुल्ताना बेगम ने आगे बढ़कर शहजाद का हाथ पकड़ती उसे मुतमईन करने लगी। आपको बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं खुद ज़रबत से बात कर लूँगा और इसी हफ्ते निकाह के लिए वो मान जाएगी। वो हंसी खुशी मुझसे निकाह कर भी लेगी, क्योंकि मैं इसके लिए इनकार का ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा। आप बस मेरे निकाह की तैयारी करें और हाँ, ज़रबत के लिए कोई अच्छा सा निकाह का जोड़ा भी खरीद लीजिएगा। बहुत जल्द वो मेरी बनकर मेरी दस्तरस में आने वाली है और दमीर के सारे इरादे में खाक में मिलने वाले हैं। ज़रबत का तो एक नाखून भी मैं उसे देखने के लिए ना दूँ। शहजाद गुस्से से फुलती सांसों के दरमियान इंतशारी कैफियत में बोला था। सुल्ताना बेगम इसके इरादे जानकर ठिठकी थी। खैर वो जो भी करे, सुल्ताना बेगम इसके साथ थी। मैं आज इमाम साहब मस्जिद से मेरे और ज़रबत के निकाह पढ़वाने की बात करता हूँ, ताकि ऐन वक्त पर वो कहीं और ना चला जाए। शहजाद एक नज़र सुल्ताना बेगम पर डालता तेज़ तेज़ कदम उठाता घर से बाहर निकल गया। वह ज़राबी कैफियत में मुब्तला था। ज़रबत को पाना इसका जुनून था और वह इस वक्त कोई जहनी मरीज़ लग रहा था। सुल्ताना बेगम इसकी इतनी फुर्तियाँ और अजराबी हालत देख कर सर झटकती अंदर की तरफ बढ़ गई। अब देखना यह था ज़रबत रमीज़ खान किसके वक्त का रोशन सितारा बनती है, शहजाद के या दमीर के। सो नोवेल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।